नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हमने पहले चैप्टर वाइज 11th के सारे चैप्टर का चैप्टर टेस्ट का कार्यक्रम चलाया। देन उसके बाद 11th के सारे चैप्टर का फुल सिलेबस टेस्ट, यानी कि टोटल जो 11th के सारे चैप्टर हैं उनका फुल सिलेबस का टेस्ट अपन दे रहे हैं। और इस कड़ी में ये दूसरा टेस्ट है जिसके डिस्कशन की बात अभी अपने को करनी है। उम्मीद है कि आपने इन सारे टेस्ट से ये पता कर लिया होगा कि कौन से टेस्ट, कौन से टॉपिक जो हैं आपके थोड़े बहुत वीक रह गए हैं, आप उन पे थोड़ा और फोकस कीजिए ताकि 12वीं में जाने से पहले आप अपनी 11वीं को पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। यानी जो टॉपिक आपके वीक लगे हैं, आपको इन टेस्ट देने के माध्यम से आपको जो पता लगा है, आप उन पे और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सवाल सॉल्व कीजिए ताकि वो टॉपिक भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, है ना। चलिए अपन बढ़ते हैं, आज का खेला शुरू करते हैं। हमें अभी बात करनी होगी FST 2 11th का जो आपने अभी दिया है, इसके डिस्कशन की। चलते हैं इस पे। टोटल इसमें 45 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करके अपन इस खेला को शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सवाल नंबर 1 पे सीधा अपन डिस्कशन चलते हैं। सवाल नंबर 1 बहुत ही आसान, ये वेक्टर से रिलेटेड है, वेक्टर टॉपिक से। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है जरा ध्यान से देखिए। तो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, और आपको दिया गया है वेक्टर B आपको दिया गया आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, आपसे पूछा है देन फाइंड ए वेक्टर ऑफ लेंथ 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट का एक ऐसा वेक्टर पता करना है जो कि परपेंडिकुलर हो किनसे, A और B दोनों से। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको A और B के परपेंडिकुलर कोई और वेक्टर चाहिए, तो वैसे तो अपन क्या कर लेते हैं, A क्रॉस B निकाल लेते हैं। ये जो भी C वेक्टर आएगा ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, A और B दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा। और इस डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो C कैप पता कर लीजिए और इनटू क्या कर दीजिए, 5 कर दीजिए, ताकि आपको क्या, और यहाँ पे प्लस माइनस कर दीजिए क्योंकि परपेंडिकुलर एक ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। क्या इन दोनों वेक्टर की अगर बात करें तो ये एक्स वाई प्लेन में और ये भी एक्स वाई प्लेन में है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर तो के कैप यहाँ पे माइनस के कैप कोई सा भी होगा। तो और हमें उसकी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट दिया हुआ है, तो बड़ी आसानी से 5k या फिर माइनस 5k हो जाएगा। क्या बोलते हो? ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आपको पहला दिखाई दे रहा है 5k, सेकेंड वाले में 5j, थर्ड वाले में 5i कैप और फोर्थ वाले में आई कैप जे कैप प्लस के कैप तीनों हैं। तो बड़ी आसानी से आई और जे हो नहीं सकता और तीनों भी नहीं हो सकते, तो आंसर कौन सा होगा, 5k कैप। तुरंत आप 1 टिक करके आगे बढ़ सकते थे, बहुत ही ज़्यादा आसान। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 क्या बोल रहा है, 2 वाला शायद सवाल प्रोजेक्टाइल से। 2 देखते हैं, सवाल नंबर 2। A ball is thrown vertically upward from the ground G with a speed U reaches at a point B, height h lower than maximum height V। अच्छा भाई साहब, कुल मिला के बात यह है कि ग्राउंड से एक बॉल को फेंका जा रहा है, यहाँ से हाइट h तक बॉल को पहुंचने में टाइम लग रहा है t1, ठीक है, और यहाँ से आगे पहुंचने में इसको वापस लौटने में टाइम लग रहा है t2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बॉल को u रफ्तार से अगर आपने ऊपर फेंक दिया होगा तो ये t1 टाइम तक हाइट h तक गया होगा, जो कि h मैक्सिमम से कम है ना। h मैक्सिमम हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, u²/2g, है कि नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होना चाहिए 2u/g, जो कि हो जाएगा t1 + t2, है कि नहीं यार। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और h क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है कब, जब टाइम t = t1 हो। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, h = ut + हाफ at² लगा दिया मैंने ऊपर की तरफ, h की वैल्यू आ गई h, u की वैल्यू u, और टाइम क्या था तब, t1 था, है ना। माइनस ऑफ ऊपर की डायरेक्शन को मैंने अगर पॉजिटिव मान लिया तो ये आ जाएगा -g/2 t1 का स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो h = u की वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से मैं u को लिख सकता हूँ g/2 t1 + t2, है कि नहीं यार। इसको उठा के कहाँ डालेंगे, इस वाले u को यहाँ डाल सकते हैं। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये जरा ध्यान से देखें, g/2 u की वैल्यू हो गई t1 + t2 इंटू ये वाला t1 माइनस g/2 t1 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो t1 को अंदर लेके जाएंगे तो g/2 t1 का स्क्वायर और -g/2 t1 का स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, तो वो दोनों कट के मर जाएंगे। बचेगा कौन, बचेगा g/2 और एक आ जाएगा आपके पास t1 और एक क्या आ जाएगा t2। ये कार्यक्रम किसके बराबर होगा, h पे। हमको सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि t1 × t2 बताइए, तो बता पाइएगा। t1 × t2 क्या आ जाएगा यहाँ से 2h/g। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है,
ऐसा आपको ये अगर एकदम दिखाई दे रहा है ऑप्शन 1 में तो उसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको दिया था काइनेमेटिक्स से, है ना, रिलेटिव मोशन से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या बोल रहा है? A river flows with a speed more than the maximum speed which a person can swim in a still water. He intend to cross the river by shortest possible path. He want to reach the point on the opposite bank which is directly opposite to the starting point. Which of the following is the correct? कुल मिला के बात ये है कि इस तरह से एक रिवर में पानी वानी बह रहा है, एक भाई साहब यहाँ खड़े हैं, इनका मन जस्ट अपोजिट पॉइंट यानी ये वाले पॉइंट पे जाने का है, लेकिन इनकी रफ्तार पानी के रेस्पेक्ट में इनकी जो रफ्तार है वो मतलब जो है रिवर के रफ्तार से कम है। मतलब कुल मिला के बात ये कि इनकी औकात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये वाला एंगल थीटा है तो हमें जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर और इधर की तरफ क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो हमें ये सवाल में बोला है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज मोर कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो क्या ये अपोजिट पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ए है, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट बी पे पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? अरे अगर आप ध्यान से देखो तो इसको ये रफ्तार प्लस रिवर की ये रफ्तार मिल गई, होगी वी आर। इसका आप कंपोनेंट करोगे तो ऊपर क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वी एस आर साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप पा रहे होंगे कि इसकी जो इधर की रफ्तार है उसमें वी आर और वी एस आर साइन थीटा में जाहिर सी बात है हमें क्या बोल रहा है कि भाई जस्ट बी वाले पॉइंट पे पहुंचना होगा, तब वी एस आर साइन थीटा को किसके बराबर होना पड़ेगा, वी आर के बराबर होना पड़ेगा। साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस आर, लेकिन वी आर जो है वो एस आर से बड़ा है, मतलब ये 1 से। इसका मतलब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि अपन ए पे खड़े होके ए से स्टार्ट और बी पे पहुंच जाए, यानी कि आप जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो उसके जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पे इस पर्टिकुलर केस में पहुंच पाना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि आप जो है कुछ इस तरह से अपनी जर्नी को प्लान करें जिससे कि ड्रिफ्ट मिनिमम हो। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए इस भाई साहब के पास 2 रफ्तार हो जाएगी, इधर की तरफ रफ्तार होगी वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा, और ऊपर की तरफ रफ्तार क्या हो जाएगी, वी एस आर कोस थीटा। तो ये कहीं इधर की तरफ पहुंच जाएगा, यानी इसको आपने वी आर दे दिया है तो ये इधर की तरफ नेट रफ्तार आएगी और ये कहीं यहाँ पहुंच पाएगा, और ये जो होगा वो उसका ड्रिफ्ट होगा जिसको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो मैं इस ड्रिफ्ट को लिख भी सकता हूँ। माना कि ये वाली दूरी डी है ना, ये वाली दूरी अगर डी होगी तो मुझे यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम मेरे लिए हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई क्रॉस करने वाली रफ्तार कौन सी है, वी एस आर कोस थीटा, और उस दौरान जो ये ड्रिफ्ट होगा ये आपके पास आ जाएगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये वाली रफ्तार से, ये वाली रफ्तार है वी आर माइनस वी एस आर साइन थीटा इंटू मेरे लिए टाइम हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई वी एस आर कोस थीटा। हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको जीरो नहीं किया जा सकता क्योंकि जब इसको जीरो करेंगे तो साइन थीटा 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। तो इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, हम इसको डी एक्स बाई डी थीटा को जीरो कर देंगे तो अपन पाते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू वी एस आर डिवाइडेड बाई वी आर आता हुआ दिखाई देगा, ये आएगा अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू जीरो करेंगे। लॉजिकल भी है क्योंकि वी एस आर में इससे वी आर बड़ा है तो ये क्वांटिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 रहनी चाहिए, मतलब साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या अपन जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंच पाएंगे इस वाली कंडीशन में? इस वाली कंडीशन में अपन अपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन है, ही शुड स्टार्ट नॉर्मल टू द रिवर, नॉर्मल टू रिवर स्टार्ट करेगा तो उधर पहुंच जाएगा भाई साहब। ही शुड स्टार्ट इन सच ए वे दैट ही मूव्स नॉर्मल टू द बैंक रिलेटिव टू द बैंक, शुड स्टार्ट इन सच ए वे दैट ही मूव्स नॉर्मल टू द बैंक रिलेटिव टू द, इधर की तरफ मूव करेगा तो भाई साहब, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इसकी नेट रफ्तार इधर की तरफ आए, वो तभी हो सकती है जब ये बराबर हो जाए, ये बराबर हो नहीं पा रही है। ही शुड स्टार्ट इन पर्टिकुलर कैलकुलेटेड डायरेक्शन मेकिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट, हाँ ऐसा कर सकता है, बट उस वाले केस में वो एग्जैक्ट डी पे नहीं पहुंचेगा, सी पे पहुंचेगा। चलिए, मैन कैन नॉट क्रॉस द रिवर इन दैट वे, यस, मतलब हाँ दैट वे, यहाँ मतलब ये कि ए से बी में ये नहीं पहुंच सकता, जो उसकी इंटेंशन है कि भाई सर यू वांट टू रीच द पॉइंट ऑन द ऑपोजिट बैंक विच इज डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, इस पे आप नहीं पहुंच सकते। इसके लिए आपको अपनी औकात बढ़ानी होगी। अपनी औकात बढ़ाने का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो ज्यादा होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ रिवर से, तभी ऐसा पॉसिबल है कि आप इसके जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। वरना अगर आपके पास ये रफ्तार इससे ज्यादा नहीं है वीआर से, तब आप थोड़ी समझदारी दिखाइए, थीटा की वैल्यू को, थीटा अपन यहाँ से ले रहे हैं, इतना थीटा रखिए, तब आप जो है कहीं यहाँ सी गांव पहुंचेंगे, ए से बी पे नहीं पहुंचेंगे लेकिन सी पे पहुंचेंगे, और सी और बी के बीच का ये जो ड्रिफ्ट होगा वो मिनिमम होगा। ये खेल अपन पहले भी खेल चुके हैं, तो आंसर इसमें आपको 4 आता हुआ दिखाई देगा। चलिए बढ़ें क्या अगले वाले सवाल पे। अगला वाला सवाल है 5वां वाला। बोर्ड काफी गंदा हो रखा है। चलिए बढ़ते हैं 5वें सवाल पे। 5वां सवाल शायद अपने को पूछ रहा है T1 एंड T2 में रेशियो। आओ बना देते हैं पहले फोटो फ्रिक्शन का ये सवाल। 2 kg 4 kg 6 kg। अच्छा भाई, और इधर फोर्स लग रहा है 72 न्यूटन, और इसको जिस धरातल पे रखा गया है, धरातल और इनके बीच का म्यू आपको दिया हुआ है। यहाँ पे म्यू है 0.1, यहाँ का म्यू दिया हुआ आपको 0.1। अच्छा, सब जगह का म्यू 0.1 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। और क्या दिया हुआ है? अच्छा, यहाँ का टेंशन है T1, यहाँ का टेंशन है T2, और क्या पूछा है? रेशियो पूछा है T1:T2। हाँ बहुत बढ़िया भाई साहब, इसमें कोई टफ चीज नहीं है अपने लिए। जरा अगर आप ध्यान से देखें तो अपन पा रहे हैं कि यहाँ पहले पता कर लेते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या हो सकती है। तो यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन हो पाएगा अपने लिए 0.1 × 60 यानी कि 6 हो पाएगा। यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन हो पाएगा अपने लिए 4 हो पाएगा, और यहाँ का मैक्सिमम फ्रिक्शन हो पाएगा, कैसे बता रहे हैं भाई, 0.2 नॉर्मल कर दे रहे हैं ना, तो यहाँ का 2 हो जाएगा। हम तो बोल रहे हैं कि भाई साहब ये 72 लग रहा है, तो अपोजिट होगा 6 4 2, यानी 6 4 10 और 2 12, 12 अपोज करेगा, 72 खींचने वाला है, तो इसको उधर मूव करने से भगवान भी नहीं रोक सकता, मतलब ये इधर की तरफ मूव करेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन ए आएगा। तो ए की वैल्यू होगी 72 माइनस 6 4 10 और 2 12 डिवाइडेड बाई अपने पास तो ये हो गया है 60 डिवाइडेड बाई 6 4 10 और 2 12, यानी कि 5 मीटर 60/12 हो गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सबका एक्सेलरेशन आएगा। अच्छा भाई, सबका एक्सेलरेशन आएगा तो 6 kg वाले का एफडी बना देते हैं। 6 kg वाले को ये कौन दे रहा होगा? इधर की तरफ 72 दे रहा होगा। इधर क्या लग रहा होगा? इधर T1 लग रहा होगा। फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा 6। 72 माइनस 6 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल टू 6 × 5। तो ये हो गया अपने पास 72 माइनस 6 और माइनस 36 अगर आप कर दें तो T1 आ जाएगा। तो यहाँ से T1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई? T1 की वैल्यू आ गई है 36, है ना। T1 की वैल्यू आ गई। आओ पता कर लेते हैं, T2 पता कर लेते हैं। इसका एफडी बना लीजिए। इसका एफडी बनाएंगे तो क्या पाएंगे? 2 kg वाले का इधर की तरफ कौन खींच रहा है? T2 खींच रहा है। रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? 2 कर रहा है। एक्सेलरेशन की कितनी आ रही है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो T2 माइनस 2 मस्ट बी 2 × 5। तो T2 की वैल्यू अपने पास की कितनी आ रही है? 10 + 2 12 आ गया। बहुत बढ़िया भाई, सब तगड़ा सवाल। 36⁻12 12 तिया 36, 3⁻1 3⁻1 मतलब इस तरह का ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं आपको आता हुआ दिखाई देगा। एक तो इसका पास बार बार पासवर्ड आ जा रहा है यार, तो ये आपको दिखाई देगा 3:1 ऑप्शन नंबर 3 में। इसको टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए बढ़ते हैं 6वें वाले सवाल पे। 6 वाला क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखें। सिक्स में आपको बोला है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द गिवन सिस्टम इज। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है जानते हो? फोटो बनाते हैं, बताते हैं आपको। ऊपर एफ लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है? नीचे ऐसा लोड लगा रखा। ध्यान से देखें, कोई बहुत तगड़ी चीज नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली ये होता है आपके पास लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, है ना। आप एफर्ट के कितना लगा रहे हैं?
एफ, और आप कितने लोड को बैलेंस कर रहे हैं, डब्ल्यू को। तो अगर आप ध्यान से देखें ये एफ होगा तो यहाँ पे टेंशन भी कितनी होगी, एफ, तो यहाँ की टेंशन क्या होगी, 2F। तो नीचे की तरफ इसको जब बैलेंस होगा तो ये जो लोड है, लोड की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 2F के बराबर। तो आपने लगाया क्या है, F लगाया, लेकिन आपने जो एफर्ट लगाया वो F है, लेकिन जो आपने लोड बैलेंस किया वो क्या है, 2F है। तो मैकेनिकल एडवांटेज है ना, मतलब फायदे का, आपने F लगाते हुए 2F को बैलेंस कर दिया, तो एक फायदे का सौदा हुआ कि नहीं हुआ। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो हमारे लिए लोड यानी कि W डिवाइडेड बाई अप्लाइड फोर्स F, और W है 2F के बराबर, डिवाइडेड बाई F कर दीजिए, तो आंसर आपको 2 आता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है। इसको टिक कर सकते थे आप और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 7th वाले क्वेश्चन पे, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज वर्ड अगर पहली बार सुना होगा तो हो सकता है कि आपसे थोड़ा बहुत इधर उधर निकल गए हो आप, बाकी आपसे हो जाता। चलिए, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग ए वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर, मतलब कोई जीरो एरर नहीं है। अच्छा भाई, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 4.10। अच्छा, बोला जा रहा है कि जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो 4.10 और 4.15 सेंटीमीटर के बीच में राइज कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई साहब, कुल मिला के आप यही बोलना चाह रहे हो कि मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 4.10 सेंटीमीटर है कि नहीं यार। आगे वाली जो भी ये रीडिंग आएगी वो अपन यहाँ से लेकर आए, और जीरो एरर कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा सवाल में बोला गया है कि कोई जीरो एरर नहीं, और इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा, एक मेन स्केल डिवीजन आपको पता लग रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो एक मेन स्केल डिवीजन होगी। हमको लग रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन होगा हमारे लिए, ये है 4.10। नेक्स्ट आपको मिल रहा है 4.15, है ना। तो हमको लग रहा है कि 0.05 सेंटीमीटर इतना आपके पास एक मेन स्केल डिवीजन। अरे भाई, ये डिवीजन तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दीजिए, वही एक मेन स्केल डिवीजन होगा। आगे अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ज्ञान आपको बांटा हुआ है कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्विवेलेंट टू 4.9, मतलब 10 वर्नियर स्केल जो डिवीजन है वो 4.9 mm यानी कि 0.49 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आपको दिया गया है 0.049 सेंटीमीटर, इसमें कोई गलत बात नहीं। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो लिस्ट काउंट होता है हमारे पास 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अपन जानते हैं कि इसकी जरूरत पड़ेगी, तो 0.05 में से हमें घटाना है 0.049, तो ये आइटम आ गया अपना, यहाँ पे 0 रख दीजिए यानी 100। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो लिस्ट काउंट आ गया है 0.001 सेंटीमीटर। अब अपने को रीडिंग बतानी, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो मेन स्केल की रीडिंग हमारे पास कितनी है, 4 पॉइंट। मेन स्केल की रीडिंग, हमारी जो रीडिंग होगी वो मेन स्केल की रीडिंग प्लस nth मैचिंग इनटू क्या आ जाएगा, लिस्ट काउंट। मेन स्केल की रीडिंग है हमारे पास 4.10 और मैचिंग आपको कौन सा दिया है, 24th मैचिंग दिया, और लिस्ट काउंट अभी ताजा आपने निकाला है 0.001, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 0.24 यानी कि 4.124 सेंटीमीटर। कहीं आपको आंसर दिखाई दे रहा है, ये आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, इसको आप टिक कर सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पे, जो कि है 8th वाला। क्या बोल रहा है 8th वाला कि 4000 kg का रॉकेट है जिसको फायरिंग कर रहे हो। अच्छा, एग्जॉस्ट स्पीड वगैरह दिया है और आपको बोल रहा है मास इज इजेक्टेड पर सेकेंड, ये पता करना है, जस्ट ओवरकम करना है ग्रेविटेशनल पुल को। ग्रेविटेशनल पुल को मतलब जो है रॉकेट मतलब जस्ट टेक ऑफ कर जाए, मतलब ये जो है फ्यूल इधर निकलेगा, तो वी आर आपको दिया हुआ है और आपको dm/dt जो है पता करना है। और ये ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स लगेगा, नीचे इस पे mg लग रहा होगा। जस्ट टेक ऑफ करने के लिए थ्रस्ट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg, और ये हमारे लिए होता है vr इंटू dm/dt। vr क्या है, फ्यूल की रिलेटिव वेलोसिटी, और ये हमसे पूछा गया है। मास अगर, और ये मास वास दिया हुआ है, vr कितना दिया है जी सवाल में 1000 हमने अपने को दिया हुआ है, dm/dt हमसे पूछा गया है, और मास कितना दिया रॉकेट का मास है भाई साहब 4000, बहुत बढ़िया, इंटू 10 कर दीजिए, तो ये काट दीजिए 4 बार। हमको तो लग रहा है कि dm/dt की वैल्यू होगी 40 kg/सेकेंड। क्या पूछा है सवाल से कि पर सेकेंड, क्या पूछा सवाल में कि कितना जो फ्यूल आप इजेक्ट करेंगे पर सेकेंड, तो आपको करना पड़ेगा 40। ये तो जस्ट टेक ऑफ करने के लिए है कि नहीं यार, तो हाँ ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करने के लिए आपको करना पड़ेगा 40 kg/सेकेंड। तो ये आपको आंसर आता हुआ दिखाई देगा 4 में, इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। एक आसान किस्म का सवाल, बहुत ही ज्यादा। 9th वाले में पूछा है व्हाट इज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम द
अदर प्रोजेक्टाइल, मतलब एक प्रोजेक्टाइल पे आप उड़ रहे हैं और दूसरे में आपका कोई दोस्त उड़ रहा है, तो आप अपने दोस्त को देखेंगे तो उसका पाथ कैसा आपको दिखाई देगा। हालांकि आपने क्लास में तो ये सब पढ़ा ही है। आंसर क्या आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। मैं एक बार दोबारा आपको ज्ञान बांट देता हूँ। चलिए देखिए जरा, मान लीजिए कि एक प्रोजेक्टाइल ये है, एक प्रोजेक्टाइल ये है ना, यहाँ पे आप बैठे हैं ए और यहाँ पे कोई बी उड़ रहा है। चलिए आपकी रफ्तार मान लीजिए शुरुआत में यू ए रही होगी, इसकी रफ्तार क्या रही होगी? यू बी रही होगी, यू बी रही होगी, है ना। मान लीजिए ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है। आप बैठ के किसको देख रहे हैं? आप खुद क्या कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल पाथ पे, आपका दोस्त क्या कर रहा है? वो भी प्रोजेक्टाइल कर रहा है, आप उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो मान लो कि भाई आप उसको देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा? दोनों की एक्सेलरेशन क्या क्या माइनस जी है। मैंने कहा हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन आपके बीच में नहीं आएगी, यानी ए वाला अगर बी वाले को देखेगा तो कोई रिलेटिव स्पीड आती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज और पता कर सकते हैं कि इसकी जो रफ्तार होगी होगी यू ए कॉस θ1 इनिशियल रफ्तार, और उसकी रफ्तार इधर की तरफ होगी यू बी कॉस θ2। सिमिलरली इधर की तरफ हो जाएगी यू ए साइन θ1 ए वाले की, और यू बी साइन θ2 किसकी? बी वाले की। तो अगर आप इनिशियल रिलेटिव रफ्तार पता करें, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इन एक्स पता करें, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? बी वाले में से ए वाले को घटा दीजिए। कौन सी वाली में? एक्स में है कि कितनी इसकी? बी वाले की कितनी है? यू बी कॉस θ2 माइनस क्या हो जाएगा? यू ए कॉस θ1। सिमिलरली आप वेलोसिटी ऑफ बी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वाई पता कर लीजिए। वो क्या होगा? यू बी साइन θ2 माइनस यू ए साइन θ1। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पा रहे हैं कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है, इनिशियल जो रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी कि जो यू वी विद रिस्पेक्ट टू ए है, वो आपके लिए कांस्टेंट वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियल जो रफ्तार थी वो रिलेटिव है कांस्टेंट वैल्यू, और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वो नॉन जीरो रफ्तार है और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो कौन सा पाथ होगा? जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन का पाथ होगा। जब तक कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, जैसी कंडीशन में होगा वैसा चलता रहेगा। अब ये भाई साहब जो है इनिशियली मतलब उनकी रफ्तार है तो स्ट्रेट लाइन में चलते रहेंगे, है ना, तब तक कि दोनों प्रोजेक्टाइल। तो एक प्रोजेक्टाइल से अगर आप दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखें तो दूसरा वाला आपको स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखाई देगा, सरल रेखा में गमन करता हुआ दिखाई देगा। तो ये था 9th वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसान था, हमने मतलब पहले क्लास में भी ये किया रहता है। 10th वाले पे पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है 10th वाला, जरा देखिए। टेंथ वाला आपसे पूछ रहा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज 0.5 फॉर ऑल सरफेस, द मिनिमम फोर्स F टू मूव द लोअर ब्लॉक। अच्छा एक फोटो बना रखा है, पहले फोटो बना लेते हैं। यहाँ पे 2 kg है और यहाँ पे लगा रखा है 3 kg, और इधर जो है वो टिक 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 ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे फोर्स F जो है, इसको मिनिमम कितना लगाना चाहिए? तो मिनिमम फोर्स F टू मूव द लोअर ब्लॉक, मतलब ये लोअर वाले ब्लॉक को मूव करने के लिए मिनिमम कितना फोर्स की जरूरत होगी। तो बहुत ज्यादा आसान किस्म का सवाल है। हर जगह फ्रिक्शन का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है? 0.5। तो यहाँ का म्यू जो है वो 0.5 है और यहाँ का म्यू कितना है? 0.5। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो F लिमिटिंग हो सकता है वो होगा 0.5 इंटू 20, यानी कि यहाँ पे 10 हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा? F लिमिटिंग 0.5 इंटू नॉर्मल हो जाएगा 50, यानी कि 25। अगर आप ध्यान से देखो 3 kg वाले ब्लॉक पे इधर की तरफ आप खींच रहे हैं, जब ये इधर की तरफ जाएगा धरती माता इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगाएगी, और ये आइटम भी अब 2 kg वाले के रेस्पेक्ट में 3 kg आगे जाना चाह रहा है, तो 2 kg वाला 3 kg वाले में फ्रिक्शन किधर लगाएगा? पीछे लगाएगा। और जब ये स्लाइड करने लगेगा तब ये अपनी मैक्सिमम औकात लगा रहे होंगे, यानी ये 10 लगा रहा होगा, ये 25 लगा रहा होगा। तो जस्ट स्टार्ट होने के लिए इस आइटम को इन दोनों को ओवरकम करना पड़ेगा, यानी कि 35 मिनिमम आपको F चाहिए, तब जाके ये 3 kg वाला ब्लॉक उधर की तरफ मूव करेगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है, जो कि आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो एक आसान किस्म का समय। हम सीधा काम के मुद्दे पे चलते हैं। हम चाहते हैं भाई 10-20 सवाल थोड़ी सी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल वेरीज विद टाइम, मतलब कुल मिला के बात यह है कि एक्स फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, k/b 1 - e⁻⁻
bt। तुमसे पूछा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, तो बहुत ही ज़्यादा हल्का सवाल। अपन जानते हैं कि v बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। उम्मीद है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ये बेसिकली लिखा हुआ k बाई टी माइनस के बाई बी इंटू ई की पावर बी टी है ना। ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। बाकी माइनस ऑफ के बाई बी एज इट इज आ जाएगा, ई की पावर माइनस बी टी एज इट इज होगा, और फिर इसका कोफिशिएंट माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा है ना। देखिए बहुत, तो माइनस से माइनस गायब कर दीजिए, बी से बी उड़ा दीजिए, आंसर आएगा के इंटू ई की पावर माइनस बी टी। कहीं पे दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा है। तुरंत इसको टिक करके आगे बढ़ना था, इस सवाल की औकात ही इतनी थी। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 पे। 12 क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील इज दिस। स्टील का यंग्स मॉडुलस दिया हुआ आपको सवाल में 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया भाई साहब। स्टील वायर हैज लेंथ आपको दी है 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको जो दिया है वो दिया हुआ है 1 mm स्क्वायर। तो इसको आप तब्दील कर दीजिए, यानी 1 mm इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 × 10 की पावर -3 मीटर है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर। तो ये 1 mm वाला डायग्राम आ जाएगा आपके पास 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ जाएगा। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा है कि वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ बाई 1 mm, मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं कितना, 1 mm से, यानी कि 0.1 × 10 की पावर -3 मीटर आप लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। इसके लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हम यहाँ से पाते हैं 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, है कि नहीं। तो बेसिकली हम जो वर्क करेंगे वही यहाँ पे एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो आपके पास जो वर्क होगा वो आ जाएगा आपके पास हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है और आपको डेल्टा एल और एल दिया है। तो डेल्टा एल और एल से क्या निकाल पाएंगे, स्ट्रेन नहीं निकाल पाएंगे। फोर्स अपने को दिया नहीं है तो स्ट्रेस निकाल नहीं पाएंगे। पर अपन ये जानते हैं कि स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। तो जहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ है, क्या मैं उसको यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन लिख पाऊंगा, मैंने कहा यस। तो हाफ की जगह ई, हाफ को एज इट इज रखो, और इस आइटम को अपन क्या लिख देंगे, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। एक और स्ट्रेन ऑलरेडी था ही सही, इनटू क्या आ जाएगा अपने पास, वॉल्यूम। तो 1/2 यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन आपके पास क्या होगा, वो होगा डेल्टा एल बटा इनिशियल लेंथ एल, और फिर से एक स्ट्रेन है जो कि डेल्टा एल बटा एल, और वॉल्यूम हमारे लिए हो जाएगा ए इंटू एल। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एक एल से एल उठ जाएगा। सवाल में आपको ये इन्फॉर्मेशन बाकी सारी दी हुई है। यंग्स मॉडुलस की ये वैल्यू दी हुई है आपको 2 × 10 की पावर 11। डेल्टा एल की वैल्यू आपको दी हुई है 1 × 10 की पावर -3, और एल की वैल्यू दी हुई है हमें सवाल में 1 मीटर इंटू 1 × 10 की पावर -3। तो इसको इससे उड़ा दीजिए और ये कार्यक्रम आ गया अपने पास 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 हो गया 10 की पावर -6 इंटू आ गया आपके पास 10 की पावर 11। तो ये कार्यक्रम हो गया 10 की पावर 5। तो ये 0.1 इंटू आपको ऑप्शन में आता हुआ दिखाई दे जाएगा। किसी एक ऑप्शन में देख लीजिए 0.1 जूल के बराबर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन 1 में है। तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। इससे अगले वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान, सर्कुलर प्लस वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया गया है। एक आइटम को एक बेच के टॉप से रिलीज किया गया है और वो हाइट जो है वो आपको दी हुई है सवाल में 5 मीटर। कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है और आपसे पूछा है कि ये जो सर्कुलर मोशन यहाँ पे करेगा उसका रेडियस क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये आइटम जो है यहाँ से यहाँ तक जब पधारेगा तो इस पर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क नहीं हो रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। मतलब ये यहाँ से यहाँ पधारेगा तो क्या कम हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। कितना कम होगा, उतना जितना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कम होगा mgh, है ना, इजिकल टू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। लेकिन सर्कुलर करने के लिए मिनिमम यहाँ पे रफ्तार कितनी चाहिए, √5gr। तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 हाफ mv², और v की जगह √5gr डाल देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5gr। तो अगर आप ध्यान से देखें तो m से m गायब हो जाएगा, g से g गायब हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आ रही है 2h/5 है। सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो h आपको दिया हुआ 5/5 कर दीजिए। देखिए जरा r की वैल्यू क्या आ रही है 2 मीटर। तो ये सर्कुलर मोशन करेगा भाई साहब
और उसका रेडियस होगा 2 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था 13, आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ वाला। 14 पे जाइए। 14 इतना सस्ता सवाल है, पढ़िए आप उसको ध्यान से। रेक्टेंगुलर प्लेट दिया है आपको इस तरह का, फोटो में आप अगर आप ध्यान से देखेंगे ABCD, और यहाँ पे एक एक्सिस है x डैश, और यहाँ पे एक एक्सिस दी हुई है y डैश, और आपको जो लंबाई है AB यानी ये वाली जो लंबाई है वो आपको सवाल में दी हुई है 21 सेंटीमीटर है ना, और जो BC वाली लेंथ है वो आपको दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो लेंथ है ये बहुत ज्यादा लंबी है कंपेयर टू ये BC। अच्छा भाई साहब, आपसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज लीस्ट अबाउट, मतलब कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लीस्ट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 चीज पे डिपेंड करते हैं, एक मास पे और एक मास का डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। यानी जितना मास एक्सिस के पास में रहेगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखें तो एक आपको दिया हुआ DB एक्सिस इस तरह का होगा। अच्छा भाई साहब, y डैश सेकंड में दिया BC के अलावा तो बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारा मास इसके दूर है। फिर आपको दिया x डैश, अगर आप ध्यान से देखो तो ये सबसे बीच में से जा रही है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो मास है वो इसके आसपास ही आ रहा है। अच्छा भाई साहब, और फिर आपको ऑप्शन दिया y डैश। तो अगर इन सबको ऑब्जर्व करें तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि x डैश है जो बिल्कुल जिसके क्या है, ये वाली लेंथ आपके लिए कितनी 1 सेंटीमीटर है, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर, और ये 1/2 सेंटीमीटर। तो ये सारा का सारा मास जो इस एक्सिस के पास में रखा हुआ है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम आएगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन जो है थर्ड वाले में दिखाई दे रहा है, उसको टिक करते हुए आगे बढ़ना था। बहुत ही ज़्यादा आसान किस्म का ये सवाल था 14 वाला। चलिए बढ़ते हैं 15 वाला, है ना। 15 में आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, कोई बहुत तेज तरह सवाल नहीं है। सवाल ऐसा है भाई साहब कि एक आइटम है, एक ऐसा रॉड है, उसको यहाँ से हिंज कर रखा है, मास m है, लेंथ l है, और बोल रहा है कि ये वाली एक्सिस के अबाउट I जो है वो ml²/3 है। तो इसमें बोलने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, हमको वैसे पता होता है, लेकिन सवाल बनाने वाला इतना शरीफ है कि आपको ये बोल रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट I भी दिया हुआ है, और आपसे बोला है कि इसको यहाँ से रिलीज कर दिया है, तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ। तो आप जानते हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट I दिया हो, जहाँ से अपन टॉर्क लिख रहे हो, मतलब जहाँ से टॉर्क लिख रहे हैं वहीं से I होना चाहिए। तो टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट लिखेंगे क्योंकि यही हिंज है, इसी के अबाउट ये घूम रहा होगा। टॉर्क आएगा सिर्फ और सिर्फ mg का, दूसरा फोर्स इस पे हिंज रहेगा, लेकिन एक्सिस अगर यहीं से पास हो रही तो हिंज के ऐसे पास होने वाली एक्सिस के अबाउट हिंज फोर्स का कोई टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क आएगा अकेले mg का टॉर्क क्या होगा mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी, जो कि कितनी होगी L/2 है ना। mg सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा, और यूनिफॉर्म रोड है, सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा, तो इस वाले पॉइंट से इसकी दूरी L/2 होगी। mg L/2 ये टॉर्क आ गया है, इक्वल टू I अल्फा होना चाहिए। I की वैल्यू आपको दी है ml²/3, और अल्फा आपसे पूछा है तो m से m कट गया, एक l से एक l कट गया। ध्यान से आप देखें तो ये 3 उधर चला गया है, 3g/2l। ओहो बहुत बढ़िया भाई साहब, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना आपको अल्फा आता हुआ दिखाई देगा। कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 3g/2l, ऑप्शन 4 में दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 4 टिक करके आप आगे पढ़ सकते थे, आपको नंबर मिलते हैं ना। चलिए बढ़ते हैं 16 वाला सवाल। ये थोड़ा इज्जत वाला सवाल है, मार्केट में इसकी इज्जत है। तो इस तरह के सवाल जो है कैविटी प्रॉब्लम के नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग चैप्टर में आएंगे। तो अगर आपसे ये नहीं हुआ है तो इस तरह के सवाल थोड़ा सा सीरियसली देखें। सवाल ऐसा है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, बहुत बड़ी, एक बड़ी सी रोटी टाइप की डिस्क, ऐसा समझ लीजिए, और इसमें से r/4 वाला पार्ट जो है यहाँ से रिमूव कर दिया है। फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये वाली डिस्क थी, इसमें से क्या किया गया है, एक डिस्क रिमूव कर दी यहाँ से, और इसका रेडियस आपको दिया हुआ r/4। टोटल का रेडियस कितना था, r था। आपसे पूछा है कि जो सेंटर ऑफ मास अब रहेगा वो बचे कुछ आइटम का इसके सेंटर से किधर रहेगा, और मतलब कितना दूर रहेगा। जाहिर सी बात है, अपन इतने समझदार हैं, हमें अब समझ में आने लगा है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, पुराने जमाने में जब ये रोटी पूरी हुआ करती थी या डिस्क जो पूरी होती तब यहाँ पे होता, अब यहाँ नहीं होगा, कहीं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। हमने मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट है x, 0।
अगर आप ध्यान से देखो तो हम लीनियर बॉडी के लिए लेमडा डिफाइन करते हैं, सरफेस वाली बॉडी के लिए सिग्मा डिफाइन करते हैं डेंसिटी के लिए, है ना। तो यहाँ हम क्या डिफाइन करेंगे, सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर। हम चाहते हैं कि हम इनके मास पता करें। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, मेरे को टोटल इसका मास प्राप्त हो जाएगा। टोटल अगर ये पूरी प्लेट होती तो मास होता सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इस वाले आइटम का मास के बारे में बात करूं तो वो मेरे लिए हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर बाई 4 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 आ जा रहा है। अगर मैं छोटे वाले आइटम के मास को m ले लूं, मान लो ये वाले आइटम को m ले लूं तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा 16m। तो अगर आप ध्यान से देखिए ये इस वाले पार्ट का मास m होगा, टोटल का मास होगा 16m। अगर ये m है तो फिर इसका मतलब ये क्या है, ये 15m है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर ये 15m कहाँ रखा होता है, 15m इसके सेंटर ऑफ मास पे यानी x, 0 पे रखा होता, और ये m कहाँ पे रखा हुआ है, m रखा हुआ है यहाँ से, ये टोटल दूरी है r, ये और उसमें से r माइनस r बाई 4 यानी कि वो 3r बाई 4 पे रखा हुआ है, 3r बाई 4 पे रखा हुआ है। अगर ये दोनों रखे होते तब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होते 0,0। तो हमें क्या पता करना है, हमें ये x पता करना है। तो ध्यान से आप देखो तो 15m इंटू एक्स प्लस m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ऐसे ही सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट पता करते हैं। तो यहाँ पे कर दीजिए आप 3r बाई 4 इंटू m कर दीजिए डिवाइडेड बाई m1, तो ये 16m हो गया है इक्वल टू 0। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 15mx मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3r बटा 4 इंटू m। तो m ने m की बत्तियां गुल कर दी। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 3r 4 इंटू ये 15, तो ये कट गया है 5 बार, तो आंसर आ रहा है माइनस आर डिवाइडेड बाई 20। हमसे ये पूछा है कि ये वाली दूरी क्या होगी, तो हमारा आंसर होगा r डिवाइडेड बाई 20। अरे ये कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस आर बाई 20 भाई, इस वाली एक्सिस को पॉजिटिव x लिया है और यहाँ वाला माइनस x लिया है, तो कोऑर्डिनेट आ रहा है माइनस आर बाई 20। हमसे सवाल में पूछा है कि ये वाली दूरी जो है वो कितनी होगी, तो आंसर होगा r बाई 20, जो कि आपको डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क, तो आंसर होगा r बाई 20, जो कि आपको ऑप्शन सेकंड में दिखाई देता। इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। जो कि है 17, क्या बोल रहा है 17, जरा ध्यान से देखें। 17 वाला सवाल आपसे पूछ रहा है, एक बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द सर्टेन हाइट व्हेन इट लूजेस यू अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इट रिक्वायर। अच्छा भाई साहब, कोई हाइट से रिलीज किया है, यहाँ पहुंच गया है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है और पहले इसकी यू 0 थी, रफ्तार 0 थी, आजकल v हो गई है। अरे भाई बहुत ही आसान सा सवाल है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी उतना ही हमें क्या मिला होगा, काइनेटिक एनर्जी मिला होगा, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहे हैं वो कैसे फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है u, काइनेटिक एनर्जी मिली है हाफ mv², तो v की वैल्यू हो गई 2u डिवाइड बाई m। ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको दिखाई। अच्छा पूछा क्या है हमसे ये पूछा है कि मास ऑफ द बॉडी बताइए, मास ऑफ द बॉडी बताना है, तो m इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाई b। बॉडी लूज कर रही पोटेंशियल एनर्जी u, दैट इज इक्वल टू हाफ mv², 2u डिवाइडेड बाई सॉरी 2, ये v² होगा 2, तो यहाँ से कर दीजिए 2u इज इक्वल टू mv²। हमसे पूछा है m, तो निकाल दीजिए भाई 2u बाई v², है ना। तो बहुत कोई तगड़ी चीज़ नहीं है, 2u बाई v² आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई देगा। तो ठीक है, आप कैलकुलेशन कर दीजिए, कोई बहुत ही मतलब बैंकर टाइप की चीज़ें है ही नहीं। सारे सवाल जो है वो मॉडरेट टाइप के सवाल है, जो कि नीट लेवल के ही सवाल है। उम्मीद है कि आपसे हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं दिए हैं, ताकि आपके रियल मतलब नीट लेवल के सवाल हैं वैसे ही सॉल्व करें। 18 पे बढ़ते हैं आगे। हाई गर्मी, A particle of mass m is dropped from height of 80 meter after 2 seconds it explode। मतलब हाइट 80 मीटर की हाइट से एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब। 2 सेकंड बाद में धमाका हुआ, t इज इक्वल 0, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे धमाका होता है और 2 फ्रेगमेंट में टूट गया। माना कि मास m था,
यहाँ पे दो भाग में टूट गया, बहुत बढ़िया। कितना मास है, 2:3 है। तो एक का 2x मान लो, एक का 3x मान लो, m है तो 5x की वैल्यू आ गई m, x की वैल्यू आ गई m/5। तो एक का मास हो गया अपने लिए, मान लीजिए कि 2:3 है ना, एक का मास हो गया अपने लिए 2m/5 और एक का मास कितना हो गया 3m/5। बहुत बढ़िया भाई साहब। 2 फ्रेगमेंट ऑफ मास 2:3। लाइटर मास स्टॉप्ड मोमेंटरली। लाइटर वाला कौन सा हो गया, ये वाला हल्का वाला मास जो है वहीं पे चिल कर रहा है, मतलब रुक गया है, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है देन द वेलोसिटी ऑफ हैवियर मास, मतलब तुरंत ये वाले पे इसकी रफ्तार क्या होगी। अच्छा मैंने नीचे क्यों मानी, मैंने कहा फूटने से पहले ये जो मास होगा वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, रफ्तार मान लीजिए कि इसकी u होगी। वैसे u जो भी होगा हम यहाँ से यहाँ पता कर सकते हैं, क्योंकि v = u + at लगा सकते हैं। u की वैल्यू 0 थी, एक्सेलरेशन 10 थी, टाइम 2 था, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रहा था, है ना। और धमाका होने के बाद में इसका मास m था, अब वो दो पार्ट में टूट गया, 2m/5 एंड 3m/5। 2m/5 वाला चिल कर रहा है, 3m/5 वाला नीचे की तरफ प्रस्थान करेगा। तो एक बात की गारंटी है कि धमाके के जस्ट पहले और धमाके के जस्ट बाद में Pi = P फाइनल, यानी कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए y एक्सिस में भी। लोग बोलो y एक्सिस में तो एक्सटर्नल फोर्स है mg, मैंने कहा है धमाके के जस्ट पहले और धमाके के जस्ट बाद में तो मैं Pi = P फाइनल बोल सकता हूँ, क्योंकि इस दौरान mg का कोई इंपल्स लगने वाला नहीं है, क्योंकि mg एक कांस्टेंट फोर्स है जो कि इंपल्सिव नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले होगा m × रफ्तार थी अपने पास 20 और बाद में चल रहा है सिर्फ 2m वाला चल कर रहा है, तो उसका 0 हो गया है। 3m/5 इंटू इसकी रफ्तार को v कर दीजिए, m ने m की बत्तियों को गुल किया, v की वैल्यू कितनी आई 20 × 5 हो गया /3, 100/3 मीटर पर सेकेंड। कहाँ दिखाई दे रहा है भाई साहब, 100/3 मीटर पर सेकेंड आपको 18 क्या 100/3, ये ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है, इसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे। ये था सवाल नंबर 18। पढ़ते हैं 19 पे। 19 वाला क्या बोल रहा है भाई साहब, 19 देखिए जरा ध्यान से। 19 में ऐसा है, अच्छा बढ़िया, चलो ध्यान से देखो। एक इस तरह का रास्ता है, यहाँ पे आइटम ए और यहाँ पे आइटम बी, अच्छा पॉइंट दिए हैं। ये पार्टिकुलर मास है मूविंग इन XY प्लेन विद वेलोसिटी v, यानी वो इधर की तरफ जा रहा है, इस रास्ते से जा रहा है, रफ्तार v है। स्ट्रेट लाइन AB, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज O इज LA, मतलब ये वाले पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम भाई साहब बोल रहे हैं, यहाँ पे P इसका इस साइड रहेगा, यहाँ पे LA है, अच्छा, और B पे कितना है LB है, उसके बारे में कमेंट करना है, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में। अच्छा बहुत बढ़िया, तो ये RA हो जाएगा, ये यहाँ पे RB हो जाएगा, P वेक्टर वही है, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो L हमारे पास होता है R क्रॉस P, क्या बोलते हो R क्रॉस P, P को अपन लिख सकते हैं M × V, है कि नहीं है। इसको मैं MV/R sin थीटा भी लिख सकता हूँ, अगर मुझे L का सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें। बाकी आप R क्रॉस P से डायरेक्शन जो है दोनों ही केस में, ये A वाले पॉइंट में भी R क्रॉस P अंदर होगा और B वाले पॉइंट में भी R क्रॉस P अंदर होगा। मुझे अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करनी है तो MV/R sin थीटा। अगर आप ध्यान से देखो तो M × V R sin थीटा, जैसे मान लीजिए कि ये वाले पॉइंट पे हमारे, और वहां पे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन R एंड P, है कि नहीं है, ये वाला एंगल है, और यहाँ पे अलग कर जाएगा, मतलब अलग अलग थीटा हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि, ध्यान से देखें, ये वाला एंगल थीटा हुआ तो ये वाला एंगल क्या हुआ, थीटा हुआ, ये वाला एंगल थीटा हुआ, ये वाली दूरी अपने पास R रहेगी, तो ये वाली दूरी क्या हुई R sin थीटा। ओ ये तो R परपेंडिकुलर हो गया, ओ परपेंडिकुलर दूरी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये परपेंडिकुलर दूरी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना भाई, पार्टिकल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, यहाँ हो, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। हाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे अंदर की तरफ आ रही है, तो क्या LA और LB बराबर होने चाहिए। मैंने कहा हाँ, ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको ऑप्शन 1 में दिखाई दे रहा था, आप टिक करके उसको आगे बढ़ सकते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पे। इधर 20 क्या बोल रहा है। 20 वाले सवाल ऐसे आते जाते रहते हैं कि भाई एक इंक्लाइन प्लेन है, ऊपर 3-4 आइटम लेके गए, रिलीज कर दिया, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये आया वो आया, चलिए देख लेते हैं, है ना। अगर आप ध्यान से देखें 20 में तो आप पाएंगे कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर कौन किस किस को लेके चढ़ गए हैं, इस बार रिंग को लेके गए हैं, बहुत बढ़िया। हॉलो डिस्क रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, अच्छा डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, बहुत बढ़िया। सॉलिड स्फीयर, सब लोगों को यहाँ से रोल करवाने हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब।
अगर आप ध्यान से देखो तो फिर बोल रहा है कि द टाइम टेकन टू रीच द बॉटम, मतलब टाइम, मतलब यही सब सवाल है। यहाँ से 3-4 आइटम लेके जाएगा, पूछेगा पहले कौन आएगा, तेज कौन आएगा, किसको ज्यादा टाइम लगेगा, है कि नहीं, और किस, मतलब बीच में फिर कभी कभी पूछ लेगा कि रास्ते में जो है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई टोटल एनर्जी का रेस, मतलब जो है काइनेटिक एनर्जी क्या, जैसे यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये रोलिंग करते हुए आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कौन सी रहेगी, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो बीच में कहीं भी मतलब आपको रेशियो वाले सवाल आएंगे कि भाई ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय टोटल बताओ, या फिर ये वो मतलब रेशियो करेगी, इस तरह के सवाल आपको मिलते हैं, आपने खूब सारे किए भी होंगे। अगर आप ध्यान से देखो तो अपन जानते हैं कि एक्सेलरेशन अपने पास आता है g sin थीटा 1 + k² r², ये हमने साबित किया था। वहां पे k क्या था, रेडियस ऑफ गायरेशन, ताकि आप जो है जो भी आइटम आप रिलीज कर रहे हैं इनके लिए ये जनरलाइज हो जाए। अब रेडियस ऑफ गायरेशन की अगर बात करें अपन, तो रिंग वाले केस में क्या होगा, mr² को I को mk² कर दो, तो रिंग के लिए k की वैल्यू आ गई r। और अगर सॉलिड स्फीयर के लिए बात करना है, सॉलिड स्फीयर के लिए I क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर के लिए ये हो गया फॉर रिंग, है ना, फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए अगर बात करेंगे तो I की वैल्यू हो जाएगी 2/5 mr² दैट इज mk²। तो यहाँ पे आपको k की वैल्यू मिल जाएगी r × √2/5। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिंग से कम आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो जिसका k ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो सबसे ज्यादा k मेरे को लग रहा है कि अगर आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो रिंग का सबसे ज्यादा k आएगा, k सबसे ज्यादा होगा रिंग का, k मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होगा रिंग का सबसे, जिसका k सबसे ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन सबसे कम, जिसका एक्सेलरेशन सबसे कम। अब आप ध्यान से देखेंगे ये दूरी तो सबके लिए सेम है, तो आप क्या लगाएंगे, s = ut + ½ at², जिसका एक्सेलरेशन सबसे कम उसको क्या टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। हाँ जी, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये लगना चाहिए भाई साहब जो रिंग है उसके लिए k सबसे बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, तो जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा। अच्छा भाई साहब, मतलब रिंग को सबसे ज्यादा लगना चाहिए, सॉलिड स्फीयर को सबसे कम लगना चाहिए। बोल रहा है लास्ट ऑप्शन, बोल रहा है ऑल द ऑब्जेक्ट विल टेक सेम टाइम, गलत। बोल रहा है सॉलिड स्फीयर और डिस्क बराबर लेगा सेकंड वाले में, जो कि गलत। सॉलिड स्फीयर ज्यादा लेगा थर्ड वाला, गलत। कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला पे, सॉलिड स्फीयर सबसे कम लेगा क्योंकि उसमें k की वैल्यू सबसे, मतलब रिंग वाले केस में k की वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है और सॉलिड स्फीयर वाले केस में k की वैल्यू सबसे कम आ रही है। सबसे कम आ रही है k, तो एक्सेलरेशन होगा ज्यादा, तो टाइम लगेगा कम। तो सबसे कम टाइम लेगा सॉलिड स्फीयर और सबसे ज्यादा लेगा रिंग। देख लें इस बार भाई साहब, ये नीट वीट वालों के लिए फेवरेट सवाल है, यही सब आते हैं, उसको रिलीज किया, इसको रिलीज किया, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इस तरह के सवाल, मतलब यही इसी टाइप के सवाल रिपीट होते हुए आते रहते हैं। तो आप देख लें अच्छे से इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 21 वाले पे। 21 क्या बोल रहा है, 21 मन में देखिए भाई साहब, ए और बी है, दोनों टकरा जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। ए जो आइटम है देखिए, ए इधर की तरफ जा रहा है 4 मीटर/सेकंड की रफ्तार से और मास है इसका 0.6 kg, बहुत बढ़िया। और बी वाला आइटम जो है वो इधर की तरफ प्रस्थान कर रहा है 2 मीटर/सेकंड की रफ्तार से, मास है इसका 0.4 kg, बहुत बढ़िया भाई साहब। बोल रहा है कि अच्छा इफ द आफ्टर हेड ऑन इम्पैक्ट हो गया, बहुत बढ़िया, मतलब हेड ऑन हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, इम्पैक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जर्व। अच्छा बोल रहा है टक्कर के बाद में जो ये बी वाला आइटम है वो राइट में जा रहा है, कितनी रफ्तार से जा रहा है भाई साहब, 3 मीटर/सेकंड से। तो बताइए कि ई की वैल्यू क्या है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपसे पूछा है, तो बहुत बढ़िया, ई को ई मान लेते हैं अभी के लिए। अब अगर आप ध्यान से देखें ये 1 है ये 2 है, तो आपको टक्कर के बाद में 1 की रफ्तार आपको दी हुई है ना, टक्कर के बाद में 1 की रफ्तार आपको दी हुई। अपन जानते हैं कि v1 की वैल्यू, अपन 2 इक्वेशन लिखते हैं, pi = p फाइनल, एक e की इक्वेशन, फिर समझदार है कि सीधा ध्यान भी रखते हैं। तो अगर 1 की चाहिए तो pi + m2e u2 - u1 डिवाइडेड बाई m1 + m2, है कि नहीं यार। अब p इनिशियल की बात करें तो कितना आ जाएगा, ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, p इनिशियल आएगा 0.6 × 4 + 2 × 0.4, नेगेटिव का इक्वल लाइए क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, तो ये आ गया है आपका 0.24 यानी 20 है ना 2.4 24, तो 2.4 माइनस कितना आ गया आपके पास 0.8 माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1.6 आ गया भाई साहब, ये 1.6 आ गया। और आपके पास m2 कितना दिया हुआ है
ये मेरा 1 और ये m2, तो ये 0.6 आ जाएगा। e की वैल्यू e डाल दीजिए, u2 माइनस u1 यानी 4 माइनस माइनस 2 है ना, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो ये 4 हो जाएगा, और इसकी रफ्तार उधर होगी तो उसको -2 डाल दिया है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 0.6 और ये 0.4 जोड़ देंगे तो भाई साहब 0.6 में 0.4 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा ना यार, 1 यहाँ डालिए। ये आइटम इसने सवाल में 3 दिया है, बहुत बढ़िया भाई साहब। 1.6 प्लस 0.6 इंटू ई, और ये हो गया 6, तो 0.6 और 4 प्लस 2 6, तो ये 3.6 हो जाएगा, क्या बोलते हो, इज इक्वल टू 3.6 ई इज इक्वल टू 3 माइनस 1.6 है ना, तो इसमें से घटा दीजिए तो ये आइटम की कितना बच गया, 1.4 बच गया। ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई है, 1.4 डिवाइडेड बाई 3.6, तो 7 से काट दीजिए, हाँ तो ये 2 से काट दीजिए, 7/18 आ जाएगा, क्या बोलते हो, कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। चलिए ये बंद हो गया डब्बा। ये सवाल था, 7/18 आपको ऑप्शन 1 में दिखाई देगा, तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। 21 का खेला यहाँ पे खत्म होता है। चलिए बढ़ते हैं 22 पे, बहुत बढ़िया है ना। चलिए ट्वेंटी टू क्या बोल रहा है जरा, रिंग ऑफ मास 2 kg, रेडियस 1 मीटर, रोल्स विदाउट स्लिपिंग। अच्छा भाई साहब रोलिंग कर रही है रिंग, बढ़िया। ओमेगा मास कितना है 2 kg और रेडियस 1 मीटर, रोल्स विदाउट स्लिपिंग, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, अच्छा ये बोला है 1 मीटर पर सेकंड, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा, अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो v की वैल्यू 1 दी है, ओमेगा इंटू जो रेडियस अपने को दिया है वो भी 1 दिया है, बहुत बढ़िया। तो ओमेगा की वैल्यू पे आ गई 1 रेडियन पर सेकंड, बहुत बढ़िया। तुमसे क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछा। अब काइनेटिक एनर्जी पूछा तो ये नहीं कि भाई हाफ mv² लिख के आ गए और खत्म होगी बात। हाफ mv² ट्रांसलेशनल होती है, बॉडी अगर घूम रही हो तो उसको भी इज्जत करने का। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो टोटल होगी उसमें एक आ जाएगा ट्रांसलेशनल, है ना, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये कितनी होती है, ये हाफ mv² हो जाएगा, और ये आ जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 मास आपको क्या दिया है, मास आपको 2 kg दिया हुआ है, v की वैल्यू 1 दी, 1 का स्क्वायर दी तो 1 ही आ गया है। 1/2 आई की वैल्यू क्या होगी लाला, कौन है, रिंग है तो mr² हो जाएगा ना, m की वैल्यू 2 और 1 का स्क्वायर, तो ये आइटम 2 ही आ गया है, ठीक है। और ओमेगा कितना दिया 1, तो ये कट गया भाई साहब, ये तो 1 + 1 आ रहा है यार, ये तो 2 जूल होगा, क्या कहीं दिखाई दे रहा है 2 जूल। चलिए ये थर्ड वाले में ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो जब भी ऐसा काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे तो इमोशनल होकर सीधा हाफ mv² करके आगे मत बढ़ना है, दोनों चीजें आएगी, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले, आसान सवाल था ये 23 पे, 23 पे साफ हो जा भाई। 23 देखिए, a car is traveling with linear velocity v on a circular road of radius r। अच्छा भाई साहब, रेडियस r वाली सर्कुलर ट्रैक पे कार चल रही है, रफ्तार कितनी है, v है। इफ द स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब आपको ये बोला है कि ये जो स्पीड चेंज, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो आपको कितनी दी, a दी, बहुत बढ़िया। स्टाइल मार के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है पे, अच्छा द स्पीड इज इंक्रीजिंग a मीटर, इसको रिजल्टेंट एक्सेलरेशन देखो लाला, 2 एक्सेलरेशन होगी, एक अगर स्पीड बढ़ रही है तो at इस साइड में होगी और ar इधर की तरफ। at की वैल्यू a दी है तेरे को, बाकी तू समझदार है कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को या तो अपन ओमेगा² r लिखेंगे या फिर v²/r, तो ये आइटम हो गया v²/r। तुमसे a नेट पूछा है ना लाला, 2 वेक्टर a नेट वोल्ट कितना आएगा, √a² प्लस इसका स्क्वायर यानी कि v²/2 का v²/r का स्क्वायर। देखिए कहीं दिखाई दे रहा है आपको, इसका स्क्वायर करेंगे तो v⁴ डिवाइडेड बाई r² यानी v⁴ डिवाइडेड बाई r² प्लस a² आपको एक ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, शायद 2 में है, हाँ 2 में दिखाई दे रहा है, 2 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 सर्कुलर कर रहा है ना पार्टिकल, तो ध्यान रखो भाई दोनों भी तो एक्सेलरेशन हो सकती है, रेडियल भी होगी और टेंजेंशियल। इस केस में ये कैसा एक्सेलरेशन है, मतलब कैसा सर्कुलर है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है जहाँ पे स्पीड बढ़ रही है ना। चलिए बढ़ते आगे, ये था 24 क्या है जरा देखिए, 24 क्या है, सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग, रेशियो ऑफ द, पूछ लिया टफ सवाल, देखो जरा, देखो सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग
डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन, मतलब सॉलिड स्फीयर है भाई साहब, मास एम रेडियस आर मान लीजिए, नीचे आ रहा मस्त एकदम प्योर रोलिंग करते हुए, रेशियो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो वो आ जाएगी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। बहुत बढ़िया। ऊपर वाली होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और ये आइटम हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, है कि नहीं यार? तो हाफ से तो सारा हाफ निपटा ही लीजिए। और दूसरा क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। तो ऊपर का कार्यक्रम जो होगा वो अपने पास, अगर अपन ध्यान से, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने लिए, i की वैल्यू इसके लिए सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो ये आइटम हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर आई हो गया इंटू क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर। बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया एम वी स्क्वायर, और वी खुद ही क्या है वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर एम हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो वी स्क्वायर ओमेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको जो है ये वैल्यू आपको आती हुई दिखाई देगी, m से m काट दीजिए सारा, है ना, और ओमेगा स्क्वायर, अच्छा ये पूरा कट ही तो रहा है यार, गर्मी, हाई गर्मी, 2/5 डिवाइडेड बाई 2/5 प्लस 1 यानी 2/5, और ये कार्यक्रम हो गया भाई साहब 7/5, है ना, हाँ 5 2 7/5 से 5 कट गया जी, 2/7 आ रहा है, देखिए कहीं मिल रहा है 2/7, देखिए ऑप्शन थर्ड में आ रहा है 2/7। अरे ठीक है, तो ये रेशियो का सवाल आते हैं, कभी रोटेशनल डिवाइडेड बाय टोटल कर लो, कभी ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय रोटेशनल कर लो, अपनी मर्जी के हिसाब से, बट सवाल आपको कहीं ना कहीं दिखाई देते रहते हैं, तो मेडिकल में सवाल रिपीट होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 पे। देखिए 25 की, अगर ए लॉन्ग रॉड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, अच्छा एक लॉन्ग रॉड है, रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, हाँ बहुत बढ़िया। इस फिक्स फ्रॉम ए वन एंड इज गिवन ए ट्विस्ट, अच्छा यहाँ से फिक्स कर दिया और इसको ट्विस्ट दिया है कितने का 0.8। ट्विस्ट आप समझ पा रहे हैं, अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन को ऐसा बनाऊं तो पहले मान लीजिए ये लाइन ऐसी थी, बाद में ये घूम कर दिया, यानी ये थीटा से घुमा दिया है, ये जो एंगल होगा थीटा, इसको बोला जाएगा ट्विस्ट एंगल, यानी ऐसे जो रॉड रखी हुई ना, ऐसे रॉड रखी हुई है उसको ऐसे घुमा दिया है। अगर आप इसको ऐसे समझिएगा, इस तरह का कोई रॉड है, ऐसे फिक्स कर रखा है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दी, मतलब ऐसे फिक्स है तो ये वाला ऐसे फिक्स हो गया, इसको इस तरह से ऐसे घुमा दिया, तो ये एंगल जो ये जो लाइन है, इसने जो एंगल इस तरह से ऐसे मूव किया है, वो एंगल कितना दिया है, जो भी है वो सवाल में आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ 0.8 आपको ये दिया है 0.8 रेडियन। अच्छा ये ट्विस्ट एंगल है, शियर, अच्छा इसके ट्विस्ट करने से क्या, ये जो लाइन मान लीजिए कि एक लाइन ऐसी थी, अब वो लाइन जो है बेसिकली ऐसी हो जाएगी, है कि नहीं है, और ये जो एंगल बनेगा ये कौन सा होगा, शियर एंगल होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो शिफ्ट हुआ होगा, इसको मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, ये ऐसे था, बाद में ये ऐसे शिफ्ट हो गया है ना, ऐसे टिक 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 टिक। तो आपको क्या रेडियस दिया हुआ है, यस रेडियस दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, और ये जो है ये अपने को दिया हुआ, बहुत बढ़िया। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि शियर स्ट्रेंथ कितना होगा, तो शियर स्ट्रेंथ जो मान लो ये एंगल फाई है और ये एंगल थीटा है, ये आर है ये एल है, तो ये जो दूरी है इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ आर थीटा, और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ एल फाई। मुझे क्या चाहिए, मुझे फाई चाहिए, वही मेरे लिए शियर स्ट्रेन हो जाएगा आर थीटा बटा एल है। आर की वैल्यू क्या दी 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवाइडेड बाई 100 कर देता हूँ। थीटा मेरे को क्या दिया हुआ 0.8 रेडियन दिया, बहुत बढ़िया। और एल की वैल्यू मुझे सौभाग्य से इस सवाल में कितनी दी हुई है, 2 मीटर लॉन्ग है, 2 मीटर लॉन्ग, एल आपको सवाल में 2 मीटर दिया हुआ है, तो इसको काट दीजिए ये 0.4 हो गया, 0.4 को फिर से 100 से डिवाइड करेंगे तो भाई 0.004 हो जाएगा। ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 2 पे दिखाई दे रहा है। ध्यान से आप देखें तो आप इस स्टोरी को समझ लीजिए, ये एंगल है आपके पास ट्विस्ट एंगल है, और ये जो एंगल डेवलप होगा इसको क्या बोला जाएगा, शियर एंगल, है ना। और ये अगर एंगल ट्विस्ट एंगल है तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगने लगेगा, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। तो ये खेला आपने कहीं देखा होगा,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था सवाल नंबर आपके लिए 25, 26 पे पढ़ते हैं, है ना। चलिए देखिए 26 क्या है। ट्वेंटी सिक्स बोल रहा है कि हमारे पास एक बाईसाइकिल है, द रेडियस ऑफ द रियर व्हील इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ फ्रंट व्हील। बहुत बढ़िया है। तो एक आगे वाला टायर होता है, एक पीछे टायर होता है, सब लोग जानते हैं, है ना। अच्छा कौन सा टायर बढ़ा दिया? पीछे वाला टायर बढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। कितना इसका रेडियस मान लीजिए कि r है, तो इसका कितना दिया हुआ है 2r है। ऐसा ही होता है साइकिल यार। चलिए रेडियस ऑफ आर एफ एंड आर ठीक है। इसकी रफ्तार जो है, if the vf and v are the speed of the topmost point of the wheel then the v एक बात की गारंटी है कि इसके सेंटर ऑफ मास की रफ्तार अगर v हुई तो इसके सेंटर ऑफ मास की भी रफ्तार v है। अरे भाई ऐसा थोड़ी आगे वाला टायर धीरे चल रहा, पीछे वाला तेजी से आगे निकल गया, ऐसा कभी हुआ कि आगे वाला टायर से भी पीछे वाला टायर आगे निकल गया? मतलब निकल विकल नहीं गया, मतलब गड़बड़ी हो गई, मतलब एक्सीडेंट वाली बात नहीं कर रहे हैं हम। ऐसे बोल रहे हैं भाई ऐसे अगर गाड़ी चल रही होगी तो ये और ये रफ्तार सेम होगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये प्योर रोलिंग करती हुई जा रही है, तो ये ऐसे ओमेगा 1 से घूम रहा होगा, तो ये ऐसे ओमेगा 2 से घूम रहा होगा। और इस बात की गारंटी है कि v इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू आर आएगा, और यहाँ पे v आएगा ओमेगा 2 इंटू 2r, है कि नहीं है। ये पॉइंट की रफ्तार क्या होगी? मैंने कहा उसकी रफ्तार होगी v, और प्योर रोलिंग कर रहा है तो हमको तो लगता है कि v प्लस ओमेगा r1, और ये खुद ही v है, यानी कि हमको लगता है v प्लस v 2v आ जाएगा, क्या बोलते हो। और ये वाले पॉइंट की रफ्तार भी क्या होगी? मैंने कहा v प्लस ये वाला आइटम आ जाएगा, ये खुद ही v है तो कितनी आई 2v। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। तो आपसे क्या क्या पूछा है? vf और vr में, vr और vf जो टॉप मोस्ट पॉइंट की रफ्तार को कंपेयर करने का बोला। अरे भाई टॉप मोस्ट पॉइंट की दोनों की रफ्तार की कितनी होगी? 2v और v क्या है? दोनों की सेंटर ऑफ मास की रफ्तार है। तो हमको तो लगता है कि ऑप्शन 1 जाना चाहिए इसमें। बहुत तेजी से आप इसको 1 जो है टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये था 26। 27 पे बढ़ लें क्या? चलिए बढ़ते हैं 27 पे। प्योर रोलिंग का सवाल था ये, है ना। और v इज इक्वल टू ओमेगा r काहे लगा पाए? क्योंकि नीचे वाला सरफेस रुका हुआ है, इसीलिए v इज इक्वल टू ओमेगा r बोल पाए अपन। अगले वाले बढ़ते हैं। डायटोमिक आइडियल गैस है, डायटोमिक है तो भाई साहब f की वैल्यू कितनी हो गई है? 5 हो गई, बहुत बढ़िया। हाँ कार्नोट इंजन है, वर्किंग सब्सटेंस, बहुत बढ़िया। कार्नोट इंजन के बारे में बात कर रहा है। टिचुक ऐसे 1 2 3 4 स्टेप, यहाँ टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर T2। Carnot engine, working substance. If during the adiabatic expansion part of the cycle the volume of gas increase from V to 2V, मतलब कहना चाह रहा है भाई साहब कि जब आपका एडियाबेटिक प्रोसेस हुआ था, यानी 2 से 3rd वाला, यहाँ पे वॉल्यूम V थी, यहाँ आते आते कितनी हो गई है? यहाँ आते आते 32V हो गई है, बहुत बढ़िया, है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो T1 रहता है और ये जो T2 रहता है, ये T1 सोर्स का टेम्परेचर रहता है ना, और ये जो T2 है वो सिंक का टेम्परेचर रहता है। ऐसा ही होता है कार्नोट इंजन। यहाँ पे T1 रहेगा, यहाँ से एनर्जी आती है, ये वर्किंग सब्सटेंस हो गया बीच में, है ना, जो कि क्या करता है? W परफॉर्म करता है। यहाँ से Q1 आता है और ये Q2 चली जाती है, जो बच जाती है। ये टेम्परेचर T2 पे रहेगा। कौन है यहाँ पे? यहाँ पे सिंक है। और ये कौन है? ये सोर्स है जो कि हाई टेम्परेचर पे रहेगा, है ना। और अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो हमारे लिए क्या होगी? यहाँ से Q1 आ गया, W इधर हो गई, Q2 आ गई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो W डिवाइडेड बाई Q1 हमारे लिए काम की चीज होगी। W को अपन क्या लिख सकते हैं? W को अपन लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। तो W को लिख दीजिए Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। तो ये 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, जिसको अगर अपन सॉल्व करें तो Q2 बाई Q1 की इस रेशियो को 1 माइनस T2 बाई T1 भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। हमको जो है इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ की V और यहाँ की V में एक रिश्ता दिया हुआ है। यहाँ की V है तो यहाँ की V कितनी हुई है? 32। और गामा मतलब F आपको दिया हुआ है 5। तो अगर आप गामा पता करें तो गामा हो जाता है F आपका लिए CB बाई CB, यानी F प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 7 बाई 5 आपके लिए क्या आ गया? गामा आ गया। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ लगा लेते हैं PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसा क्यों लगाया? प्रोसेस एडियाबेटिक है। अब आप बोलेंगे P तो दिया नहीं है, V और T के बारे में बातें करनी तो करिए भाई साहब। एक PV इज इक्वल टू NRT भी होता है ना। अच्छा भाई P को कैसे हटा देंगे? P को हटाएंगे तो NR तो कांस्टेंट है, K इंटू T बाई V आ जाएगा, है ना। तो अगर आप T को यहाँ रख दीजिए तो ये TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और गामा की वैल्यू 7 बाई 5 और पहले का टेम्परेचर है T1। तो T1 इंटू V की पावर गामा माइनस 1 यानी कि 7 बाई 5 माइनस 1 यानी कि 2 बाई
5 दैट इज इक्वल टू T2 इंटू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 दिया ना, हाँ 32 दिया, 32 इंटू वी की पावर 2/5। अगर आप ध्यान से देखो तो ये T2 और 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखो, 32 इज 2 की पावर 5, देखिए है ना, 2 की पावर 4 आपके पास 16 हो गया, 16 2 की पावर 5, तो ये T2 इंटू 2 की पावर 5 की पावर है 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, ये आइटम 2 का स्क्वायर, ये 4T2 आ गया है ना, और इंटू जो v है, मतलब v तो है ही सही, तो v की पावर कितनी आ जाएगी 2/5, v की पावर 2/5, v की पावर 2/5 से कट जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से क्या मैं T1 इज इक्वल टू 4T2 आ रहा है, मुझे इसकी कहीं जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा हाँ एफिशिएंसी पता करने के लिए हमें T1 और T2 का ये रेशियो चाहिए, तो क्या यार मैं यहाँ से T2 डिवाइडेड बाई T1 को 1/4 बोल सकता हूँ, यानी कि 0.25। अगर ये वैल्यू 0.25 है तो मेरे लिए एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मेरे लिए एफिशिएंसी मेरे पास आ गई है 1 माइनस T2/T1, इसकी वैल्यू 0.25 आ गई, तो 1 माइनस 0.25, तो ये खेला आ जाएगा 0.75। अल्टीमेटली हमारा टारगेट था कि हम किसी तरह से T2/T1 पता कर लें, तो 0.25 आया है, तो मेरे लिए एफिशिएंसी आ जाएगी 0.75 और परसेंटेज में बात करेंगे तो आंसर आएगा 75%। ये आपको ऑप्शन थर्ड वाले में दिखाई दे रहा है, तुरंत आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले सवाल पे, दैट इज 28। 28 देखिए, 28 बड़ा ही आसान सवाल है। 28 देखिए, पहले वाला आइटम में आपके पास जो दो स्प्रिंग है, यहाँ से एक ब्लॉक M रखा के, तो अगर आप ध्यान से देखें दोनों जो स्प्रिंग हैं वो कैसी है, सीरीज में K इक्विवेलेंट कितना होगा, K/2 हो जाएगा। और अगले वाले आइटम में आपके पास दो स्प्रिंग है, एक ऐसे वो ब्लॉक M में, अगर आप ध्यान से देखें तो ये K इन दोनों ये पैरेलल में, तो सीरीज का फॉर्मूला बता दीजिए, K इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2K, है ना। तो उनसे बोलता है कि रेशियो ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्टिकल ऑसिलेशन। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता है टाइम पीरियड होता है 2π/m/k, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो होगा 1/2π/m। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ k आ रही है, तो f1/f2 अगर मुझे चाहिए होगा तो k1 मेरे लिए कितना आ रहा है, k/2 आ रहा है, और दूसरा जो k2 है वो कितना है 2k, है ना। k से k उड़ गया, ये तो बेसिकली 1/2 आ गया, 1/2 कहीं दिखाई दे रहा है, 1:2 आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाई देगा। तो एक बहुत ही ज़्यादा आसान किस्म का सवाल था, आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, कि सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है। सीरीज में अगर आप ध्यान से देखें तो K1 और K2, तो K इक्विवेलेंट आपके पास K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, मतलब पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा, और पैरेलल में जो है सीरीज की तरह ऐड हो जाएगी, K और K हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं 29 पे, ये था 28, 29। देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ वेव की रफ्तार दी है 360 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी दी है उसकी 500 हर्ट्ज, बहुत बढ़िया भाई साहब, और पाथ डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री फेज डिफरेंस, यानी आपको डेल्टा पाई दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी कि π/3 रेडियन, और पूछा क्या है, पाथ डिफरेंस पूछा। हम लोग इतने समझदार हैं, हम लोग जानते हैं कि डेल्टा पाई होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। हमसे क्या पूछा है, डेल्टा एक्स पूछा है, क्योंकि होगा डेल्टा फाई इंटू लेमडा अपॉन 2π, है ना। डेल्टा फाई क्या दिया सवाल में, डेल्टा फाई दिया π/3, और लेमडा कैसे पता कर सकते हैं, f होता है v/λ, है ना, तो लेमडा क्या हो जाएगा v/f है। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है 360, f की वैल्यू 500, बहुत बढ़िया। तो ये 36/18/25 आता हुआ दिखाई दे रहा है, हाँ, तो कहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए 18/25 डिवाइडेड बाई क्या है 1/2π, तो ये पाई से पाई कट गया, है ना, पाई से पाई को काट दीजिए, और ये आइटम जो है कितनी बार कट गया, 9 बार, और 9 से ये कट गया 3 बार। अगर कैलकुलेशन ठीक की है तो 3/25 ये आइटम आएगा मीटर में, 3/25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो ये कट जाएगा, मतलब जो है 3 बार अपना जो है 4 बार, है ना, तो ये 12 सेंटीमीटर आता हुआ दिखाई दे रहा, कहीं दे रहा है, तो मीटर में था, उसको सेंटीमीटर में तब्दील करना होगा, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 सेंटीमीटर आपको सेकंड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो उसको टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 30, 30 बहुत ही आसान है जी। 30 में आपको मतलब ज्ञान वाली बात दी हुई है, बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए।
30 में ऐसा बोल रहा है कि कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ मतलब 1 ग्राम ऑफ वाटर रखिए आप और उसका 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है, और वो जो टेम्परेचर बढ़ता है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस में बढ़ता है। 1 एटीएम का प्रेशर है जो कि आपको 760 मिलीमीटर ऑफ Hg दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक कैलोरी किस तरह से डिफाइन है। एक कैलोरी 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कौन सा वाला टेम्परेचर, 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटीएम के प्रेशर पे जो चाहिए होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपको ऑप्शन 1 में दिखाई देगा। तो बहुत ही ज़्यादा आसान किस्म का सवाल था। चलिए बढ़ते हैं 31 पे। 31 क्या होगा देखें जरा। 31 है, इफ ए स्प्रिंग बैलेंस हैविंग फ्रीक्वेंसी f इज टेकन ऑन द मून। अच्छा भाई साहब, एक स्प्रिंग बैलेंस यानी कि आप ऐसा समझिए कि मतलब स्प्रिंग पेंडुलम टाइप का भी समझ सकते हैं। उसको अपन कहाँ लेके, इसकी फ्रीक्वेंसी आजकल यहाँ पे f है लेकिन मून पे लेके चले गए। अगर आप ध्यान से देखें तो मून पे जाने से क्या होगा, अभी इस पे कांस्टेंट फोर्स mg लग रहा है, मून पे चले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, m की जगह कितना हो जाएगा, g/6 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और तो अब एक बात अपन जानते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक वाले केस में कितना भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आप लगा लें, ये k है, ये मास m है, कितना टाइम पीरियड आएगा वो इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि कितना कांस्टेंट फोर्स लगा है। हाँ ये बात डिपेंड करेगी कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मीन पोजीशन कहाँ होगी, बट टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें इस बात पे डिपेंड करती नहीं है कि कितना f लगाया गया है। तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f थी तो मून पे भी क्या f ही रहेगी, बिल्कुल हाँ है f ही रहेगी। हाँ अगर यही अगर आप सिंपल पेंडुलम यूज कर रहे हो तो t इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ L/G इफेक्टिव, उस वाले केस में टाइम पीरियड अलग होता, फ्रीक्वेंसी अलग हो पाती, वो सिंपल पेंडुलम वाले केस में। स्प्रिंग ब्लॉक वाले केस में, स्प्रिंग पेंडुलम वाले केस में फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है ना। तो मतलब जो है इस तरह का सवाल पूछा जाता है, मतलब सेटेलाइट में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, मून पे ले गए, यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फ्रीक्वेंसी ऐसी रहेगी, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 4 में दिखाई दे रहा है, तो आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। बहुत ज़्यादा आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 32। 32 क्या बोल रहा है, 32 बोल रहा है कि 2 HSM हैं जिनको जोड़ दीजिए। तो जोड़ देते हैं भाई, x1 इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा t, बहुत बढ़िया। दूसरा HSM इसमें जोड़ दीजिए, ये HSM है ना, हाँ है। दूसरा लिखा हुआ 4 cos ओमेगा t, हमने इसको देखा और इसको लिख दिया sin ओमेगा t प्लस 90। लोग बोलेंगे ऐसा क्यों किया, अरे माय लाइफ माय रूल्स। अगर आप ध्यान से देखें तो अपन जानते हैं कि भाई साहब इनको जोड़ना हमें आता है। ये HSM है, ये HSM है, A1 मेरे लिए 3 हो जाएगा, A2 मेरे लिए ये 3 है, तो ये मेरे लिए A2 4 हो जाएगा। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 90 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ओमेगा t और ओमेगा t प्लस 90, ये इसका फेज है, ये इसका फेज है, दोनों का डिफरेंस अगर आप लेंगे तो ओमेगा t प्लस 90 माइनस ओमेगा t कर देंगे तो 90 आ जाएगा। अगर आप ध्यान, फिर अपन जानते थे कि A1 और A2 को अपन क्या मान लेते हैं, वेक्टर मान लेते हैं। वेक्टर होते नहीं लेकिन वेक्टर मानते क्योंकि उससे आंसर आ जाता तुरंत और तेज रफ्तार से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आ गया, आया कि नहीं आया। ये वाला एंगल आ जाएगा 53 मेरे लिए। जो फाइनल इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आएगा वो आएगा 5 sin ओमेगा t, छोटे वाले का फेज प्लस एंगल हो गया है 53 डिग्री। ऐसा कहाँ दिखा हुआ दिखाई दे रहा, फर्स्ट वाले में ही दिखाई दे रहा, तो आप तुरंत उसको टिक करके आगे बढ़ सकते थे। ये था सवाल नंबर 52। 53 वाला भाई साहब बहुत ज़्यादा इजी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन डेंसर मीडियम से होता है तो क्या होता है ना। कि आपके पास जो इंसिडेंट वेव है वो कुछ इस तरह की है, ऐसे एक वेव है जो जा रही है इधर की तरफ, इसकी मुलाकात हो रही है डेंसर मीडियम से। जब भी ट्रांसवर्स वेव डेंसर मीडियम से टकराती है तो पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है। यही अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती तो कोई फेज डिफरेंस आने वाला नहीं। बट अपन जानते हैं कि स्ट्रिंग वेव कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है तो पाई का फेज डिफरेंस आएगा। पाई का फेज डिफरेंस मतलब जो ऊपर से गया है वो वापस इस रूप में आता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा कौन सा फोटो दिखाई दे रहा है कि ये नीचे से ऐसे आता हुआ थर्ड वाले में दिखाई दे रहा है। विच वन ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्टेड पल्स करेक्टली, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। यही अगर यहाँ पे ऐसा रहता, कैसा रहता, यहाँ पे ऐसा ओपन रहता, मान लो कि ये ऐसे आ रहा होता तो उस वाले केस में वापस भी ऐसे ही जा रहा होता, आ जाता भी ऐसे और ऐसे, क्योंकि ये रह रहा है मीडियम से रिफ्लेक्शन। मतलब ये वाला क्लोज एंड है और ये वाला कैसा होता, ओपन एंड है ना। चलिए तो हमारा आंसर कौन सा जाना चाहिए, ऊपर से आ रहा है नीचे जाता हुआ और इस डायरेक्शन, तो थर्ड वाला आपको जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा था
सवाल नंबर 33। आगे बढ़ते हैं 34 पे। 34 देखते हैं 34 में क्या दिया है। 34 में हमसे पीवी कर्व दिया, बहुत बढ़िया भाई साहब। इधर पी है और इधर वी है, ठीक है। अच्छा, आप ए से बी की तरफ दो अलग अलग पाथ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु जा रहे हैं। यहाँ ए नहीं, ये पाथ का नाम है ए, पॉइंट 1 एंड 2 बोल दीजिए, ये बी है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर वाले में आपने इतना वर्क किया है, नीचे वाले में आपने कितना वर्क किया होगा, इतना वर्क किया होगा भाई साहब। यहाँ से यहाँ जाने में ये जो है, कौन से वाले में वर्क ज़्यादा किया, दोनों केस में पॉजिटिव वर्क किया होगा। बट वर्क डन इन प्रोसेस ए इज ग्रेटर देन वर्क डन इन प्रोसेस बी, क्योंकि अबे एरिया ज़्यादा है ना यार। अब अपन जानते क्या पूछा आपसे, डेल्टा क्यू पूछा है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, डेल्टा यू दोनों में ही सेम है। काय को कि आप सेम, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका सेम है, तो डेल्टा यू सेम है। जिसका डेल्टा डब्ल्यू ज्यादा होगा उसका क्या होना चाहिए, डेल्टा क्यू ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के लिए क्या है, सेम है। क्योंकि आप सेम पॉइंट, सेम आपके इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों के केस में सेम है, तो यहाँ जो भी डेल्टा यू किया होगा दोनों यानी प्रोसेस ए और बी के लिए सेम होगा। जिसका डेल्टा डब्ल्यू ज्यादा होगा उसका डेल्टा क्यू ज्यादा होना चाहिए, और डेल्टा डब्ल्यू यानी वर्क डन पाथ ए वाले में ज्यादा है, तो आपके लिए डेल्टा क्यू भी ए वाले का ज्यादा होना चाहिए डेल्टा क्यू ऑफ बी से। ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 एंड 2, यानी कि ऊपर वाले पाथ को 1 बोल दीजिए, ए वाले को, मतलब ए वाले के पाथ को 1 बोला गया है, यानी डेल्टा क्यू 1 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा क्यू 2, ठीक है। ये आपको जो है ऊपर वाले ए एंड बी ले डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू हीट है, तो ये वाले मतलब यहाँ से जो हीट है उसको डेल्टा क्यू 1 बोला गया है और इसको डेल्टा क्यू 2 बोला गया है ना। तो आपके लिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, क्योंकि ऊपर वाले में वर्क ज्यादा है तो डेल्टा क्यू भी ज्यादा होगा। ये था 34। चलिए बढ़ते हैं 35 की तरफ। 35 देखिए क्या है। 35 देखिए, ए कप ऑफ टी इक्वल्स, अच्छा भाई वो चाय जो है वो 80 डिग्री से 60 डिग्री जा रहा है, कितने टाइम में, 1 मिनट में, यानी 60 सेकेंड में। अच्छा, इस तरह के सवाल आते जाते रहते हैं। न्यूटन साहब का लॉ है साहब, न्यूटन साहब हर जगह पाए जाते हैं, है ना। मतलब मैकेनिक्स में ऐसा कोई जगह ही नहीं, वहाँ नहीं गए थे, यहाँ भी पहुँच गए। इन्होंने अपना लॉ दिया, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, उसकी एवरेज फॉर्म है जिसपे खूब सारे सवाल आते हैं। एक आइटम अगर टेम्परेचर T1 पे T2 पे जाता टी टाइम में, तो इन्होंने बोला था T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई टी, ये उसका एवरेज फॉर्म है, के T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, और ये T0 जो है आसपास का टेम्परेचर है सराउंडिंग का। तो हमारे पास 80 से 60 जा रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब, तो 80 60 जा रहा है, डेल्टा टी आपके पास 20 हो गया। टाइम कितना लग रहा है, 60 सेकेंड लग रहा है, बहुत बढ़िया। के इंटू 80 प्लस 60, 80 प्लस 60 हो गए 140 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 70 आ गया। आसपास का टेम्परेचर दिया हुआ है, हाँ कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ, बहुत बढ़िया। फिर दोबारा से लगाइए, इन द कूलिंग बोल रहा है कि सब जब 60 से 50 जाएगा तब कितना टाइम लगेगा। अभी तो जब 60 से 50 जाओगे, मान लीजिए 60 टू 50 जा रहे हो, तब आपके पास डेल्टा टी कितना आ जाएगा, 60 माइनस 50 10 डिवाइडेड बाई टी। आपको ये पता का करना है कि यही है, 60 और 50 को जोड़ दीजिए तो 130 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब 110 आ जाएगा, बटा 2 करेंगे तो 55 आ जाएगा, ये है 55। और रूम टेम्परेचर वही है, हमको ये टी चाहिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए भाई, के से के कट गया, ये मिंडा से ये मिंडा कट गया, है कि नहीं यार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये टी ऊपर चला जाएगा, ये 30 हो जाएगा। टी डिवाइडेड बाई 30 इजिकल टू क्या आ रहा है, ये हो गया 40, और ये आइटम का कितना आ गया 55, ये 25 हो गया, क्या बोलते हो, है ना। तो टी की वैल्यू मेरे लिए होगी 40 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 25, 12, तो ये 1200 हो गया क्या, हाँ 25। अगर आप ध्यान से देखो 1200 बटा 25, 100 में जाएगा 4 बार, तो 48 सेकेंड, हाँ भाई साहब 48 सेकेंड आएगा क्या, हाँ। तो कहीं पे दिखाई दे रहा है 48 सेकेंड, ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है, टिक करके उसको आगे बढ़ सकते थे, है ना। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की एवरेज फॉर्म है, देख लेना, खूब सवाल आते हैं, ऐसे ही आते हैं मेडिकल में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 पे। 36 में आपको बोला है, मतलब जो है डिफरेंशियल फॉर्म दी है HSM की, d2x बाई dt स्क्वायर, बहुत बढ़िया। 100x इज इक्वल टू 0, हम लोग जानते हैं कि d2x dt स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 आता है ना, आता है कि नहीं आता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ओमेगा क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर 100 दिया है, तो ओमेगा 10 आ गया है। पूछा गया तुमसे टाइम पीरियड पूछा कि कितना होता है 2 पाई बाई
ओमेगा, ओहो 2 पाई बाई ओमेगा 10 हो गया। चलिए डिवाइड कीजिए, पाई बाई 5 सेकेंड आ जाएगा। अरे ये कट गया ना अल्लाह, पाई बाई 5 सेकेंड, पाई बाई 5 सेकेंड सेकेंड वाले में दिखाई दे रहा, पूछा टाइम पीरियड है तो डी वाले में आप चेक कर लीजिए, पाई बाई 5 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन 2 आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं 37 वाले, है ना, 36 हो गया, 37 बहुत ही आसान था। अच्छा ये ना पूछिएगा कि ये कहाँ से आया है, अरे फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना अल्लाह, फोर्स को अपन लिख देते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, के एक्स को इधर ले आए इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है। अब आप देखिए जरा, ए प्लस के बटा एम से डिवाइड कर दीजिए, एक्स इज इक्वल टू 0, ए को मैं d2x बाई dt स्क्वायर लिख दिया, और ये आइटम ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ के बटा एम, तो ये आइटम क्या लिखा हुआ, ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा है ना भाई, तो यहीं से कंपेयर किए हैं, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 100 है तो ओमेगा 10 आ गया है ना यार। चलिए बहुत बढ़िया, ये था 36, 37 से पढ़ लें क्या, अरे थोड़ा फास्ट हो रहा है बिकॉज माहौल बहुत गर्म है। 36, 37 में क्या है, 37 में ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है, बहुत बढ़िया भाई साहब, इक्वेशन दी है बहुत शानदार, y इज इक्वल टू 0.25 कोस 2 पाई t माइनस 2 पाई x, बहुत बढ़िया। आपसे क्या पूछा, द इक्वेशन ऑफ वेव इज विद, अच्छा ऐसी वेव की इक्वेशन बतानी है जिसका एम्पलीट्यूड इसका डबल हो। अच्छा इसका एम्पलीट्यूड कितना है 0.25, तो हमारे पास जो वेव होनी चाहिए उसका 2 इंटू 0.25 होना चाहिए, मतलब 0.5 होना चाहिए, है ना उल्ला। तो ऑप्शन थर्ड तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें 0.25 लिखा है। चलिए थर्ड वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर पूछा है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, हाफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर ध्यान से देखो तो ये आइटम ओमेगा लिखा हुआ, क्या बोलते हो, और फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो इसका आधा होना चाहिए, मतलब ये अगर एफ है तो वो f/2 होना चाहिए, मतलब ओमेगा हमारा यहाँ पे 2 पाई है तो उसका ओमेगा कितना होना चाहिए, इसका आधा मतलब ओमेगा पाई होना चाहिए, क्या बोलते हो ओमेगा पाई, हाँ वेरी गुड, ओमेगा मतलब सेकंड वाले में 2 पाई लिखा हुआ तो सेकंड वाला भी नहीं हो सकता। तो एक बात की गारंटी हो गई कि जो 2 एंड थर्ड है वो कभी आंसर हो ही नहीं सकते। बचा अपने पास कौन, 1 वाले में क्या लिखा, 1 में लिखा हुआ 0.5 कोस पाई टी माइनस पाई एक्स, और ये 1 में लिखा हुआ है 2 वैसे ही गायब हो गया, 3 गायब हो गया, 4 में क्या लिखा हुआ है 0.5 कोस पाई टी प्लस पाई एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो वेव है, अच्छा कुछ इन्फॉर्मेशन और दी, ऐसी वेव चाहिए जो दैट इज ट्रेवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसके ऑपोजिट में। भाई साहब ध्यान से देख के बताओ ये कहाँ जा रही है, देखो x का कोएफिशिएंट है नेगेटिव और t का है पॉजिटिव, तो ये जा रही पॉजिटिव x में, क्या बोलते हो पॉजिटिव x डायरेक्शन। हमको ऐसी वेव चाहिए जो नेगेटिव x में जाओ। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी साइन ऑफ ऑपोजिट आ रहे हैं, तो ये कहाँ जा रही है, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, तो ये नहीं चाहिए मतलब हम। अच्छा ये देखो दोनों साइन से किधर जा रही है, नेगेटिव x। अरे हमें वही तो चाहिए थी, हमें ऐसी वेव चाहिए थी जिसका एम्पलीट्यूड इसका डबल हो, है क्या, जिसका फ्रीक्वेंसी इसका मतलब जो है इसका फ्रीक्वेंसी का आधा हो, तो ये अपने पास 2 पाई था तो इसका आधा कर दीजिए तो पाई हो गया, है ना। और ये पॉजिटिव x में जा रही है, इसकी अपोजिट नेगेटिव x में जा रही, तो ये वही है जिसकी हमें तलाश थी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए, ये हमारे लिए ऑप्शन डी मतलब हो जाएगा, है ना। चलिए फोर्थ वाला आगे बढ़ते हैं, ये था 37, 38 पे 38 पे कुछ ज्ञान दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। 38 में आपसे बोला जा रहा है 38 फर्स्ट में बोल रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बिकम 0। अच्छा डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 कब होगा, बोला गया है साइक्लिक प्रोसेस में। यस साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होगा, ऐसे अगर घूम के आएंगे ना, ये अपने को डेल्टा यू पूछ रहा है इनिशियल और फाइनल, तो अगर आप यहीं से स्टार्ट होके वापस लौट के यहीं पे आ जाएंगे तो डेल्टा यू 0 होगा, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है मतलब स्टेट फंक्शन है, तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। लौट के घर को आओगे तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है आपसे सेकंड ऑप्शन में कि आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो आइसोथर्मल में तो मतलब डी यू 0 होता है, तो डेल्टा यू तो पक्का ही 0 होगा, तो ये भी सही है, इसमें डेल्टा यू 0। उधर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में साहब डेल्टा क्यू 0 होता है, डेल्टा यू 0 होने वाला नहीं है, थर्ड नहीं हो सकता। A system in which heat given out by the system is equal to, अच्छा बोल रहा है कि डेल्टा क्यू जो है इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा डब्ल्यू के बराबर हो। हाँ भाई तो ये तभी बराबर हो सकती है जब डेल्टा यू क्या हो 0, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये और ये अगर बराबर हो, ये अगर दोनों बराबर, ये तभी हो सकता है जब डेल्टा यू क्या हो 0। तो हाँ ऐसा हो सकता है, तो फर्स्ट सही है, इसमें डेल्टा यू 0 होगा, सेकंड वाले में होगा, थर्ड वाले में नहीं होगा, मतलब एडियाबैटिक वाले में नहीं होगा, क्या फोर्थ वाले में होगा, यहाँ तो कौन सा सही होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आपको फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, उसको आपको टिक करके आगे बढ़ना चाहिए था, तभी आपको नंबर मिलते हैं ना। तो ये था 38। 39 पे क्या बढ़ सकते हैं अपन, हाँ 39 में कुछ देखा टाइप का आपको दिखाई देगा, देख लीजिए उसको।
कुछ लोग इमोशनल हो गए भाई साहब की साइन स्क्वायर है तो ये एचएसएम वगैरह नहीं होगा। देखो भाई साहब होगा x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने कभी जिंदगी में ये पढ़ा होगा कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और अपन ये भी जानते हैं कि 1 प्लस मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को हटा दूं तो क्या लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं यार। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से मैं साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को क्या क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं, ये तो लिख ही सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखो तो x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा है, इसको 1 माइनस कोस 2 थीटा यानी 2 ओमेगा टी आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 है। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो x यहाँ से आ गया a बाई 2 माइनस a बाई 2 कोस 2 ओमेगा टी। बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखो ये लिखा हो x माइनस a बाई 2 इक्वल टू माइनस ऑफ a बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। क्या ये एचएसएम की क्वेश्चन है? मैंने कहा हाँ, मीन पोजीशन आजकल x इक्वल टू 0 पे नहीं है, x इक्वल टू a बाई 2 पे। एम्पलीट्यूड क्या है? हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड है इसका a बाई 2। अच्छा ओमेगा क्या है? मैंने कहा ओमेगा डैश हो गया है 2 ओमेगा। बहुत बढ़िया। पूछा गया आपसे एम्पलीट्यूड a, मैंने कहा गलत, एम्पलीट्यूड है a बाई 2, एम्पलीट्यूड 2a। अरे भाई जब a बाई 2 है तो 2a नहीं हो सकता। ओमेगा आपको क्या बोला है? ओमेगा 2a। टाइम पीरियड बोल रहा है कि 2 पाई बाई ओमेगा होगा, नहीं पे टाइम पीरियड होगा 2 पाई बाई ओमेगा डैश। तो 2 पाई बाई ओमेगा डैश की वैल्यू है 2 ओमेगा पाई बाई ओमेगा होगा। पाई बाई ओमेगा आपको फोर्थ वाले में दिखाई दे रहा है जो कि सही सही लिखा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये तो 39 में आपका आंसर आता है फोर्थ वाला। चलिए बढ़ते हैं 40 पे। 40 पे देखिए, 40 क्या बोल रहा है? साउंड वेव आर नॉट पोलराइज बिकॉज साउंड वेव लोग पोलराइज नहीं होते। क्यों? देयर स्पीड इज लेस। ना भाई, पोलराइज वो होते हैं जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ये बातें हमने पहले की। साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। मीडियम इज नीडेड फॉर प्रोपेगेशन, तो दीज आर लॉन्गिट्यूडल। यस, लॉन्गिट्यूडल वेव पोलराइज नहीं होते। और ज़्यादा डेप्थ में अगर आपको जानना है कि ये सब घटनाएं कैसे होती है तो अपन एक पोलराइजेशन नामक चैप्टर पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स के बाद में, है ना। तो वहाँ पे अपन जो है मतलब जो है ऑप्टिक्स में ये सब बातें करेंगे, पोलराइजेशन एंड डिफ्रैक्शन। लेकिन जब वेव्स पढ़ा था तो हमने इतना पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो पोलराइज हो जाती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स नहीं होती है। तो साउंड वेव जो है वो कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये पोलराइज नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? थर्ड वाला होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं होती है। कौन सी वेव होती है? ट्रांसवर्स वेव पोलराइज होती है ना। तो चलिए, तो हमारे पास जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसलिए वो पोलराइज नहीं होगी। तो ये 40 हो गया है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और 41 देखते हैं। चलिए लास्ट 5 है, घोड़े की रफ्तार से करते हैं। 41 देखिए जरा। 41 क्या बोल रहा है? बस इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक बस, बहुत बढ़िया, किधर जा रही है? इधर जा रही होगी 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। किधर जा रही है? एक हिल की तरफ जा रही है क्या? हाँ। फ्रीक्वेंसी जो है, अच्छा ड्राइवर साउंड हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी, ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है। एफ की वैल्यू है 165 हर्ट्ज। बहुत बढ़िया भाई साहब। स्पीड ऑफ साउंड यानी कि जो साउंड की रफ्तार है वो 335 मीटर पर सेकेंड है। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ बीट्स कितने सुनाई देंगे? बगल में जो पैसेंजर बैठा है उसको कितने बीट्स वगैरह सुनाई देंगे, है ना। तो एक तो जो पैसेंजर होगा उसके कान में यहाँ से साउंड जाएगी, है ना। तो उनके बीच में कोई रिलेटिव रफ्तार नहीं, तो पहली जो फ्रीक्वेंसी उसको मिलेगी वो 165 हर्ट्ज की मिलेगी, जो है ना। दूसरा जो होगा वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, जो वापस साउंड आएगी उसके कान में वो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो फ्रीक्वेंसी अलग होगी। इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होगा उतने ही नंबर ऑफ बीट्स उसको पर सेकंड मिलेंगे। यानी कि अल्टीमेटली हमें बीट्स फ्रीक्वेंसी की ये तलाश है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अपन ये जानते हैं कि ये रिफ्लेक्शन वाले सवाल कैसे करते हैं। पहले यहाँ पे अपन बढ़ जाते हैं ऑब्जर्वर। हमको क्या प्राप्त होगा? हमको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द वॉल ये कितनी हो जाएगी? 335। ऑब्जर्वर कौन है अपने पास? मतलब ऑब्जर्वर रुका हुआ, सोर्स कौन है? वो ये है, ये हमारे पास में आ रहा है तो -5 कर देते हैं। इंटू इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 165। तो ये हो गया 335 डिवाइडेड बाई 330 इंटू 165, इतना हमें प्राप्त होगा। अब फिर से इसको क्या मान लेंगे? ये जो दीवार होगी वो फिर से एक सोर्स की तरह बिहेव करेगी और अपने को प्राप्त होगा, मतलब अपने को सुनाई देगा। तो फ्रीक्वेंसी यही F2 होगी, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय पैसेंजर फ्रॉम रिफ्लेक्शन। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अगर ध्यान से? तो अब ये दीवार जो रुके हुए सोर्स की तरफ बिहेव करेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी, तो हमें क्या प्राप्त होगा?
335 335 और रुका हुआ ऑब्जर्वर। अब ऑब्जर्वर हम लोग हैं इसके पास में जा रहे हैं तो +5 कर दीजिए, और सोर्स तो रुका हुआ है, इनटू उसकी कितनी हो जाएगी 335 अपॉन 330 इंटू 165। 335 कट गया, ये आइटम हो गया है 340 डिवाइडेड बाई 330 इंटू 165। तो ये आइटम अपने पास ही कितना आ गया। आपने क्या पूछा, बीट फ्रीक्वेंसी है। बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो इन दोनों को अगर आप घटाएंगे 340 बाई 330 इंटू 165 माइनस 165, तो 165 को कॉमन ले लीजिए, तो ये 330 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 330 आ जाएगा। क्या बोलते हो, ये मींडा से मींडा कट गया। अच्छा भाई साहब, कितने से कट रहा है 5 से का कट रहा है क्या? हाँ, 5 या 15, 5 या 15 और 16, ये आइटम 5 आ गया। क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी हमको लगता है 5 आएगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 वाले में दिखाई दे रही है। इसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे। बाकी आप समझदार हैं कि सवाल ऐसे ही आते हैं, रिपीट होते हैं। मतलब मुद्दे की बात यह है कि जब भी ऐसा सवाल आए, पहले आप ऑब्जर्वर बन जाइए। कहाँ पे, ये दीवार पे आप सुन लीजिए जो भी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, फिर आप खुद ही सोर्स बन जाइए। अगर रुके हुए, दीवार रुकी हुई तो रुके हुए सोर्स बन जाइए, चल रहे हैं तो उस चलने वाला सोर्स बन जाइए, और इनको दोबारा से एक फ्रीक्वेंसी सुनाई दे जाएगी। दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। इस तरह के सवाल आते जाते रहते हैं, तो एक बार में समझ जाइए कॉन्सेप्ट, बार बार हो जाएगा। मतलब इतना कोई टफ चीज़ है नहीं। चलिए देखते हैं 42 वाले सवाल भी पढ़ते हैं। 42 में क्या बोल रहा है, जरा देखिए। 42 में एक फोटो दिया हुआ, देखो जरा ध्यान से। पीवी कर्व दिया हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ऐसा है, ऐसे ऐसे, अच्छा ऐसे, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ये V मतलब ये 2V0, V0 प्रेशर कितना है P0। अच्छा नहीं, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2P0 दिया, और ये कितना दिया 3P0। बहुत बढ़िया। अब अगर ध्यान से देखो तो आपसे पूछा क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो वर्क डन होगा, ये ऐसे ऐसे इधर से गया ऐसे, फिर ऐसे। अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये पाएंगे कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये जो वर्क डन है, ये पॉजिटिव वर्क डन है कि नहीं है। और यहाँ वाले की कितना है, नेगेटिव वर्क डन है। आप जानते हैं कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम घट रही होगी, ये पूरा माइनस ये कर दिया होगा, तो ये नेगेटिव आएगा इतना, और इतना क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब आप वैसे तो समझदार आदमी बोलेगा 0 आंसर आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों ट्रायंगल जो है सेम बन रहे हैं, यानी कि दोनों का एरिया सेम होगा। ये एरिया पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, आंसर क्या आएगा 0। बाकी आप समझदार हैं कि ये 2V0 है, ये V0 है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी V0, और जो हाइट होगी वो 2P0 माइनस V0 यानी कि P0 आएगी, यानी ये भी P0 आ जाएगी और ये भी V0 आ जाएगी। तो एरिया होगा 1/2, बेस आपका हो गया V0 और हाइट होगी P0, है ना। तो इतना आपके पास एक पॉजिटिव आ रहा है और इतना आ रहा है एक ही नेगेटिव आ रहा है। तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा, दोनों को सम करेंगे 0 आ जाएगा। चलिए, तो ऐसा आपको ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसमें आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाते। ये था 42। लास्ट 3 सवाल अपने बात करते हैं 43rd वाला, देखते हैं गोली की रफ्तार से। 43 में जल्दी बोलूँगा। 5 kg, बहुत बढ़िया। 15 किलो अंदर। ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर, मास 15 kg hangs vertically from a rigid support. A block of mass 5 kg attached to the free end of the rope. A transverse pulse, अच्छा बहुत बढ़िया, ये लेंथ 10 मीटर दिया है, और ए ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ 0.0 प्रोड्यूस एट द लोवेस्ट। मतलब यहाँ पे जो वेवलेंथ दी है λ1, वो आपको कितना दिया लोवेस्ट पॉइंट पे 0.08 मीटर दिया हुआ है, और आपसे पूछा है प्रोड्यूस एट द लोअर एंड ऑफ द रोप द वेवलेंथ ऑफ पल्स व्हेन इट रीचेज द टॉप ऑफ द रोप। मतलब यहाँ जब पहुंचेगा तो भाई λ2 बताइए। देखिए, देख लीजिए, मतलब एक बात की गारंटी, यहाँ से यहाँ जब आप यहाँ पे कुछ पल्स जनरेट करेंगे, वो चलते चलते यहाँ पे आएगी। क्या चीज़ सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, क्योंकि वो सोर्स पे डिपेंड करती है। और अपन जानते हैं F इज इक्वल टू द V बाई लेमडा। इसका मतलब V1 बाई लेमडा 1 मस्ट बी इक्वल टू V2 बाई
लेमडा 2, है कि नहीं यार। और v क्या होता है अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू। अगर आप ध्यान से देखें तो अपने को लेमडा 2 चाहिए, तो लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1, यानी लेमडा 2 डिवाइडेड बाई लेमडा 1 क्या हो जाएगा, अरे इसको इधर ले जाइए तो v2 डिवाइडेड बाई v1 हो जाएगा। और v जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। तो हमको तो लगता है ये पूरा कार्यक्रम t2 बाई t1 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर मुझे लेमडा 2 चाहिए तो मेरे लिए लेमडा 1 अंडर रूट ऑफ t2 बाई t1 हो जाएगा। लेमडा 1 मुझे कितना दिया हुआ है, 0.08 दिया हुआ। अच्छा t2 कहाँ है, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेंशन, यहाँ का टेंशन क्या है, यहाँ का टेंशन आ जाएगा 50, क्योंकि ये 5 है। और यहाँ का टेंशन क्या आएगा, देखो ये 5 और ये अपने पास की कितना 15 किलो है ना, तो ये टोटल हो गया 20, तो यहाँ का टेंशन हो जाएगा 200, है कि नहीं है। तो T2 हो गया अपने पास 200 और T1 हो गया अपने पास 50। तो ये कार्यक्रम की कितना हो जाएगा, 0 कट गया 4, तो 4 हो गया, तो 12 गया 2, तो ये तो 0.16 आएगा भाई साहब, कहीं दिखाई दे रहा है, थर्ड वाले में दिखाई दे रहा है। खास बात ये है कि यहाँ से यहाँ जब जाएगा तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्यों सेम रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रॉपर्टी होती है सोर्स की, वो सोर्स पर डिपेंड करती है। मीडियम में इधर उधर होने से फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 43 था सवाल आपका जो हो गया है। 44 पे अपन चलते हैं। 44 अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए जरा ध्यान से, 44 एक बहुत आसान किस्म का सवाल है। 44 में आपको दिया y इज इक्वल टू 0.1 साइन 8 पाई 7 0.1 t माइनस x बाई 20। बहुत बढ़िया। अच्छा भाई साहब आपसे पूछा वेव वेलोसिटी, अपन इतने समझदार है, अपन जानते हैं कि कोई इक्वेशन दी हो, इसको अंदर ले जाइए, यह कार्यक्रम ओमेगा आ जाएगा, इसको अंदर लेके जाइए k आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव होती है ओमेगा बाई के। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ओमेगा हमारे पास आ जाएगा 8 पाई बाई 7 इंटू 0.1 और k की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब, 8 पाई बाई 7 इंटू 1 बाई 20। तो ये तो कट गया है ना। तो ये कितना हो गया, ऊपर ले जाइए 0.1 इंटू 20, तो ये तो 2 मीटर पर सेकंड आ गया, कहीं दिखाई दे रहा है 2 मीटर पर सेकंड जो है आपको दिखाई देगा। हाँ ए ऑप्शन में दिखाई देगा। तुरंत बढ़ते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग का टाइम 3 मिनट बचा है। तुरंत मैं 45 वाले सवाल को भी खत्म करता हूँ यहाँ पे। तो आंसर 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बहुत ही आसान है। वेलोसिटी ऑफ वेव होती है ओमेगा बाई के, ओमेगा इज कोफिशिएंट ऑफ टी और के जो है एक्स का हो जाएगा। 45 पे आते हैं। 45 में आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसका मास m है और ऊपर एक ब्लॉक है, इसका मास छोटा m है। इसके ऊपर इधर एक फोर्स F लग रहा है और ये वाली दूरी आपको L दी हुई है और यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। ऊपर वाले आइटम का नाम A है, नीचे वाले आइटम का नाम B है। आपसे पूछा फाइंड द टाइम आफ्टर विच बॉडी A विल फॉल ऑफ, मतलब जैसे अगर आप ध्यान देंगे इसको खींचेंगे तो होगा क्या, ये मूव करने की कोशिश करेगा, ये इससे फ्रिक्शन लगाएगा, है कि नहीं यार। तो इस वाले आइटम पे फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा, पीछे लगेगा। कितना लगेगा, मैंने कहा वो लगेगा म्यू mg। और ये वाला जो आइटम है कैपिटल M वाला, इस पे फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg इधर की तरफ, है कि नहीं यार। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे F भी लग रहा है। मैंने ऊपर वाले की एक्सेलरेशन को बोल दिया एक्सेलरेशन ऑफ A, जो कि आ जाएगा F1 माइनस म्यू mg डिवाइडेड बाई m। क्या बोलते हो। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन ऑफ B आएगी वो मेरे लिए आ जाएगा म्यू mg, जो फोर्स लग रहा होगा। अच्छा म्यू mg का है फोर्स लिया है क्योंकि ये कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ये लग रहा होगा अपने पास काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हमने ले लिया है, म्यू mg होगा भाई साहब म्यू इनटू डिवाइडेड बाई कैपिटल M है। अब अगर अपन ध्यान से देखें, अपन थीटा बन के इसके ऊपर बैठ जाएं तो अपने को क्या लगेगा कि अपन रुके हुए हैं। तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B हमारे लिए क्या हो जाएगी, हो जाएगी F1 म्यू mg डिवाइडेड बाई m माइनस म्यू mg डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ये हमारी एक्सेलरेशन आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B क्या था, 0 माइनस 0। हमको अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो इसको रोक दोगे तो ये गिर कब जाएगा, जब B रुका हुआ होगा, B के रिस्पेक्ट में A वाला L दूरी चल जाए। तो क्या लगा दें, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ A टी स्क्वायर। S की वैल्यू S रिलेटिव U रिलेटिव 0 हो गया है, A रिलेटिव पता लग गया है, ये वैल्यू L हो जाएगी। और A रिलेटिव हमारे पास क्या होगा, A रिलेटिव की वैल्यू को हाफ ऑफ A रिलेटिव की वैल्यू क्या होगी, F1 माइनस म्यू mg बाई m माइनस म्यू mg बाई कैपिटल M इंटू टी स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, T चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो T के लिए ये आइटम को 2 को उधर ले आइए, 2L और M का आ जाएगा कैपिटल M L। नीचे वाले कार्यक्रम को आप सल्टा दीजिए
तो ये कैपिटल M इंटू एफ आ जाएगा, कैपिटल M इंटू एफ माइनस म्यू के इंटू एम जी, एम प्लस कैपिटल M, ये स्मॉल m है ना। बस जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो आपने यूज किया क्या, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। आप इस पे बैठ गए, जब ये आपके रेस्पेक्ट में ये कितना चल जाएगा L, तब ये गिर जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये जो खेला है अपना 45 सवाल का, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। थोड़ा सा फास्ट कार्यक्रम रहा था, गर्मी भी है, तो उम्मीद है कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। आप पूरे 11th में देख लीजिए कि भाई कौन कौन से टॉपिक आपके कमज़ोर रहे हैं, उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं।